तो क्या हाल चाल है बच्चों। आई होप तुम लोग बिल्कुल बढ़िया होगे, बिल्कुल मस्त होगे। आज हम लोग फिर आए हैं अपना एक न्यू चैप्टर लेके, जो कि होने वाला है पॉलिनोमियल। ठीक है, तो अभी तक हम लोग ने सारे ही चैप्टर अपने कवर कर लिए हैं। अब हमारे मुश्किल से एक दो चैप्टर और बाकी होंगे, उनको भी हम लोग बहुत जल्द कवर कर लेंगे। और ये चैप्टर बिल्कुल तुम्हारा क्लियर हो जाएगा अगर तुमने इस वीडियो को बिना स्किप करे देखा। ठीक है, अगर तुमने बिना स्किप करे ये पूरी वीडियो एंड तक देख ली तो ये चैप्टर तुम्हारा पूरा क्लियर हो जाएगा, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, पॉलिनोमियल से रिलेटेड क्वेश्चंस, टफ से टफ, वो भी तुम बिल्कुल चुटकियों में उनको लगा लोगे। तो बस तुमको करना क्या है, तुमको बस कॉपी पेन लेके बैठ जाना है और वीडियो को एंड तक बिना कहीं स्किप किए तुमको देखना है। एक बार जहां पे तुमने पूरी वीडियो देख ली, तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट, तुम्हारे जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो सब क्लियर हो जाएंगे। तो बस इन वीडियो को देखना है। वीडियो अच्छी लगा करे भैया तो क्या कर देना है, लाइक और सब्सक्राइब। ठीक है, और अपने दोस्तों में भी शेयर किया करो, जहां से हम लोग को क्या मिलेगा, मोटिवेशन मिलेगा। तो चलते हैं हम लोग अपने चैप्टर पे, जो कि है आज का पॉलिनोमियल। तो देखते हैं यार पॉलिनोमियल में हम लोग आज क्या क्या पढ़ेंगे। तो देखो, पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि यार टर्म्स क्या होते हैं। तो बेसिकली हम लोग ने क्लास 7th और 8th में चैप्टर्स में अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस करके हम लोग का एक बेसिक सा चैप्टर था जहां पे हम लोग ने टर्म्स पढ़े हैं। तो देखते हैं हम लोग आज फिर से उसको रिवाइज करते हैं। तो अगर मान लो यार तुम्हारा, मान लेते हैं कि अगर टर्म्स हैं तो हमको पता है सर जी टर्म्स हमारे कैसे होते हैं, वेरिएबल्स भी होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। उनको भी हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। वेरिएबल सर जी क्या होते हैं, जो अपनी वैल्यू को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। तो बोलोगे कि सर जी जो लोग अपना रंग बदलते हैं वही वेरिएबल होते हैं क्या? बिल्कुल सही पकड़े हो। जो लोग अपना रंग बदलते हैं, या मतलब जो अल्फाबेट्स अपनी क्या बदलते हैं, वैल्यूज को बार बार चेंज करते जाते हैं, वो अल्फाबेट्स हमारे बन जाते हैं वेरिएबल। तो मतलब जितने भी हमारे वेरिएबल्स होंगे वो हमारे इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो एक्स हो गया, वाई हो गया, ठीक है, जेड हो गया, टी हो गया, ए हो गया, ये सारे हमारे कैसे होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो कहा जाएगा कि हमारा अगर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म भी दिया है जो कि वेरिएबल है, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का टर्म हो जाएगा। फिर तुम बोलोगे सर जी हमारे जो कांस्टेंट टर्म हो गए, जिनकी वैल्यू कैसी होती है, फिक्स होती है, जिनकी वैल्यू क्या होती है, फिक्स होती है। और फिक्स होती है तो इसका मतलब वो अपनी वैल्यू कहीं भी चेंज नहीं करेंगे, चाहे वो फिर कहां भी हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे कहां और रसिया में हो, लेकिन उनकी वैल्यू सेम रहेगी। तो इसका मतलब ऐसे हमारे कौन से नंबर्स होते हैं, सारे हमारे होल नंबर्स, हमारे जितने भी इंटीजर्स हो गए, ये सारे ही हमारे कांस्टेंट टर्म्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कि जितने भी हमारे नंबर्स होते हैं, मैथमेटिकल्स नंबर्स होते हैं, वो सारे हमारे क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म हो जाएंगे। अब इसके बाद अगर हम आते हैं, अपना एक और टाइप का टर्म होता है जहां पे इन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो इसका मतलब सर जी कि अगर हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिखें तो क्या सर जी ये भी हमारे टर्म होते हैं? बिल्कुल करेक्ट। अगर मान लो तुमने वेरिएबल और कांस्टेंट को एक साथ लिख लिया तो भी तुम्हारा ये क्या बनाएगा, टर्म बनाएगा। तो इसका मतलब 2x 3y 4z ये सारे हमारे क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के। तो तुमने ये जान लिया बेसिक सा फंडा कि हमारे तीन तरह के क्या होंगे, टर्म्स होंगे। एक होता है वेरिएबल, सिंगल वेरिएबल, जहां पे जिनकी वैल्यूज चेंज हुआ करती हैं इंग्लिश अल्फाबेट्स, तो वो भी हमारे एक टाइप के टर्म होते हैं। फिर हमारे कांस्टेंट नंबर्स 1 2 3 4 5, ठीक है, इनफिनाइट तक जितने भी तुम्हारे नंबर्स हो गए, वो तुम्हारे कैसे होते हैं, कांस्टेंट टर्म। उनकी वैल्यूज कभी भी चेंज नहीं होती हैं, चाहे फिर वो कहीं भी पढ़ी जाए, वो 1 को 1 ही पढ़ा जाएगा, ठीक है, 2 को 2 ही पढ़ा जाएगा, कहीं दूसरी जगह पे उसकी कोई दूसरी वैल्यू नहीं पढ़ी जाएगी। ठीक है, वैसे फिर हमारे वेरिएबल्स और कांस्टेंट, अगर इन दोनों को एक साथ लिख लिया जाए, वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म को एक साथ लिख लिया जाए, तो वो भी हमारा एक टाइप का क्या हो जाता है, टर्म हो जाता है। ठीक है, किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। तो बेसिकली तुमने ये जान लिया कि कितने टाइप्स के हमारे टर्म्स होते हैं। अब अगर मान लो हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, पॉलिनोमियल। तो बोलोगे सर जी पॉलिनोमियल हम लोग किनको कहेंगे, कैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो पहले अगर यहीं पे तुम देखो, हमारे पॉलिनोमियल्स, हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हम लोग कब कहते थे, सोचो। पहले क्लास 7th 8th में हमने पढ़ा है कि जब हम लोग इन सारे टर्म्स का क्या कर ले, कलेक्शन कर ले और उनको किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़ दें। ठीक है, तो वो हमारा हो जाएगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो अगर मान लो तुमने यहां पे वेरिएबल्स को
ठीक है, जैसे कि तुमने लिखा 3x माइनस 2, ठीक है, y प्लस 5, तुमने इनको क्या कर दिया, मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक साथ लिख दिया। तो ये जो तुम्हारा एक्सप्रेशन बनेगा इसी को हम लोग कहेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ा जाएगा, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। बोलोगे सर जी हाँ ये तो सर जी हम जानते हैं, इसमें कोई बहुत नई बात तो है नहीं। बिल्कुल करेक्ट, ये कोई नई बात नहीं है। तुमको पता है कि जब हम लोग टर्म्स को किसी ना किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन से एक साथ लिखते हैं तो उसको हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। अब आती है अगर बात की सर कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस तो बहुत सारे होते हैं, तो फिर उसमें कौन से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस होते हैं जिनको हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहां पे आती है हमारी डिफिनीशन, और सिंपल सी चीज है तुमको बिल्कुल याद रखनी है कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है, whose variable power is whole number, whose variables power is whole number, then that expressions is called polynomials। मतलब ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके वेरिएबल्स की पावर किसमें होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। किसमें होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। अगर होल नंबर में है वेरिएबल्स की पावर तभी तुम्हारा वो पॉलिनोमियल कहलाएगा, बाकी वो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अगर नहीं है उस होल नंबर में वेरिएबल्स की पावर तो फिर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। तो बस इतना जान लेना कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी वेरिएबल्स की पावर किसमें होनी चाहिए, होल नंबर में होनी चाहिए। तो बोलोगे सर जी हम अब जान चुके हैं कि ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनकी वेरिएबल्स की पावर होल नंबर तो भैया तुमको पता होना चाहिए। अब अगर इसमें तुमने बोला कि नहीं सर जी ये नहीं पता तो फिर मार पड़ेगी। ठीक है, होल नंबर मतलब जीरो से लेके तुम्हारे इनफिनाइट जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब तुम्हारे होल नंबर्स में आ जाएंगे। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमको कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस दिए हैं, हमको फाइंड आउट करना है कि ये क्या पॉलिनोमियल होंगे कि नहीं। तो चलो देखते हैं। अब हमको दिया है 4x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7। तो चेक करके देखो क्या इनका वेरिएबल x की पावर 2 है जो कि होल नंबर है, x की पावर 1 है जो कि होल नंबर है। तो इसका मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल है, टिक कर दो भैया इसको। अब सेकंड वाले में आते हैं, इसमें हमको दिया गया है y स्क्वायर। तो y की पावर कितनी है, वेरिएबल की सिर्फ पावर देखनी है। एक चीज ध्यान से सुनो, एक चीज ध्यान से सुनो, बहुत बोल रहा हूं, हमको समझ में नहीं आ रहा होगा, एक चीज ध्यान से सुनो, सिर्फ वेरिएबल की पावर देखनी है। ठीक है, ऐसा मत करना कि कांस्टेंट टर्म की पावर देखने लगना और कह देना कि नहीं सर जी ये तो पॉलिनोमियल नहीं है। हमको सिर्फ वेरिएबल्स की पावर को देखना है। तो इसका मतलब यहां पे y की पावर कितनी है, 2 है जो कि होल नंबर होती है। तो इसका मतलब हमारा ये नंबर, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा। अब बोलो नहीं सर जी ये √2 है और 2 की पावर इसको हम लोग 1/2 लिख सकते हैं। √2 को तुमको पता है, रूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर में 1/2 लिख सकते हैं। तो बोलोगे सर जी फिर तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा सर, तो यहां तो होल नंबर की जगह फ्रैक्शन आ गया। फिर बेवकूफी मत करना, हमने बोला है सिर्फ वेरिएबल्स की पावर को देखना है, ना कि कांस्टेंट टर्म की पावर्स को। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ एक वेरिएबल था जो कि y था, तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे एक्सप्रेशन में, जो कि दिया है 3√2 प्लस t√2। अब इसको कैसे लिखोगे, सोचो आप कैसे लिखोगे इसको। तो यार देखो, अब इसको तुम क्या करोगे, 3, अब t जो कि तुम्हारा वेरिएबल है, तुमने पढ़ा है जो भी इंग्लिश अल्फाबेट होंगे वो सारे वेरिएबल। अब इसकी अगर पावर रूट है, ठीक है, रूट लगाओ तो पावर में इसको कैसे लिखोगे, 1/2 लिखोगे। तो ये t की पावर 1/2 हो जाएगा और प्लस यहां पे √2t हो जाएगा। तो इसका मतलब यहां पे वेरिएबल की पावर आ गई फ्रैक्शन में, और अगर फ्रैक्शन में आ गई तो ये फिर होल नंबर नहीं रह जाएगी, और होल नंबर नहीं रह जाएगी तो इसका मतलब ये पॉलिनोमियल नहीं रह जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट अपने टर्म में, एक्सप्रेशन में, जो कि है y प्लस 2/y। तो बोलोगे सर जी ये तो है है ना, ये तो है क्योंकि यहाँ पे y की भी पावर 1 है और यहाँ पर भी y की पावर 1 है, तब तो सर जी ये तो आसान सा आपने बताया। गलती मत करना, यहाँ पे इसको हमको पहले क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो अगर ये y है, 1/y है, इसका जब रेसिप्रोकल करके ऊपर आएगा तो ये बना लेगा 2/y की पावर -1। ठीक है, तो यहां पे ये क्या हो जाएगा, इसको जब हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, और -1 हमारा इंटीजर हो जाएगा, होल नंबर नहीं रहेगा। तो इसका मतलब ये हमारा पॉलिनोमियल
नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग यहां पे आ जाएंगे x प्लस 1/x, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, जब ऊपर रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी भी पावर आ जाएगी माइनस में, तो ये भी हमारा क्या नहीं रहेगा, पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो ये चीज तुमने समझ ली है। ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी पावर होल नंबर में होगी वो हमारे पॉलिनोमियल होंगे। ठीक है, चलो भैया अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने टर्म्स में, जो कि है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में क्या होता है, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनकी वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर हो तो वही हमारी उसकी डिग्री हो जाएगी, उस एक्सप्रेशन की डिग्री हो जाएगी। अरे सर जी बहुत कंफ्यूज कर रहे हो, तो सुनो ध्यान से सुनो, बस तुमको क्या देखना है, जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया होगा या मान लो जो पॉलिनोमियल दिया होगा उसके वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी, उनके वेरिएबल में से जिसकी सबसे बड़ी पावर होगी तो वही हमारी डिग्री हो जाएगी, वही हमारी उस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी, बस सिंपल। ठीक है, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री। तो अगर तुम मानो यहां पे देखते हैं ये जो हमको दिया गया है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, तो यहां पे पहली चीज ये देखना कि इस चैप्टर में क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग जो पढ़ेंगे एक्सप्रेशंस के बारे में या पॉलिनोमियल्स के बारे में वो सिर्फ वन वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे, कि मतलब सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा उस पूरे एक्सप्रेशन में। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ भी x है, ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे x और बाकी वो y है फिर दूसरा z आ गया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमने ये चीज जान ली, अब हमको देखनी है डिग्री। तो हमने बताया था जिसकी पावर सबसे ज्यादा वही उसकी डिग्री। तो इस वेरिएबल में देखो, x के वेरिएबल में देखो किसकी डिग्री ज्यादा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो बोलोगे सर जी x³। ठीक है, मतलब कि x की पावर 3 सबसे ज्यादा है, तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिग्री कितना आ जाएगा, 3। क्लियर, बिल्कुल इजी। अब यहां पे देखोगे तो यहां पे 4 तो तुम्हारा कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, सिर्फ y बचा और y की पावर 2, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2। ठीक है, अच्छा वैसे एक चीज अभी हम आगे आप तुमको बताएंगे कि कांस्टेंट टर्म की भी डिग्री होती है। हाँ, कांस्टेंट टर्म की भी डिग्री होती है। ठीक है, तो अगर जानना चाहोगे कि सर जी कैसे, तो चलो थोड़ा बहुत ग्लिम्स यहाँ पे तुमको हम बता देते हैं कि अगर मान लो 4 है तो अगर इसकी डिग्री निकालना चाहोगे तो यहाँ पे क्या हम लोग x की पावर 0 नहीं लिख सकते, क्या x की पावर 0 नहीं लिख सकते, बोलोगे हाँ सर जी लिख सकते हैं, क्योंकि x की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, और अगर 1 आ जाएगी तो 4 × 1 = 4 ही हो जाएगा। तो हमारे कॉन्सेप्ट टर्म में कोई भी चेंज नहीं आएगा अगर हम लोग x की पावर 0 लिख दें। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल अब तो आ गया है, और अगर वेरिएबल आ गया तो उसकी पावर कितनी है, 0, तो इसका मतलब कांस्टेंट टर्म की जो डिग्री होगी वो हो जाएगी 0। तो ये एक फंडा तुमको पता चल गया होगा कि कांस्टेंट टर्म की भी डिग्री होती है। ठीक है, और कितनी होती है, 0। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट अपना टर्म जो कि हमको 5t - √7 दिया है। तो अब इसमें तुम देखोगे तो 5t - √7, तो यहां पे t ही वेरिएबल है, और t वेरिएबल है तो इसकी पावर कितनी दी गई है, 1 दी गई है, तो इसका मतलब इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह 3 दिया है तो बोलोगे, अब देखो वही चीज आ गई कि नहीं, अभी हमने तुमको जस्ट बताया कि हमारी जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनकी भी डिग्री होती है, और उनकी डिग्री कितनी होती है, 0। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग 3 × x की पावर 0 लिख सकते हैं, और यहाँ पे अब वेरिएबल आ चुका है, और वेरिएबल आ चुका है तो इसका मतलब इसकी पावर कितनी दी गई है, 0, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 0। तो जितने भी तुम्हारे कांस्टेंट टर्म होंगे, ठीक है, याद रखना एक नंबर में पूछा जा सकता है कि ऑल द कांस्टेंट टर्म्स हैव देयर डिग्री 0। ठीक है, उनकी डिग्री कितनी होगी, 0 होगी। तो ये चीजें तुमने अब जान ली पॉलिनोमियल की डिग्री के बारे में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम लोग एक चीज से दूसरी चीज सीखते चलते हैं, क्योंकि देखो यार इस चैप्टर में तुम्हारा जो पहला 1 घंटा होगा वो तुम्हारा कहीं ना कहीं पूरा क्या है, एक्सप्लेनेशन बेसिस पे है। तो मतलब तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, छोटे छोटी चीजें हैं, उनको तुमको क्लियर करते चलना है, क्योंकि इस चैप्टर से तुम्हारे 1 मार्क्स में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस में बहुत पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड थोड़ा ये चैप्टर है, बाकी क्वेश्चंस हैं हम लोग बाद में करेंगे, और वहां से ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से ही तुम्हारे 1 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन सारी चीजों को हमको क्या करते चलना है, क्लियर करते चलना है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, देखो डिग्री के बारे में तुमने जान लिया कि हमारी
एक्सप्रेशंस में जिस वेरिएबल की जितनी बड़ी पावर होगी वही उस एक्सप्रेशन की क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स के बारे में कि सर जी टाइप क्या होते हैं, कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, तो देखो सिंपल सा यार हमको याद रखना है। देखो कहीं तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक है, दिख रहा है ना, ठीक है, थोड़ा इधर कॉर्नर में आ जाते हैं, तुमको शायद ना दिखे। तो देखो टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स में हमको दो टाइप्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला एक है नंबर ऑफ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, कि जो तुम्हारे पॉलिनोमियल्स होते हैं वो कितने टाइप के होंगे, जब तुम्हारे टर्म्स के बेसिस पे देखे जाएंगे तो कितने होंगे, 3 होंगे। ठीक है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। फिर ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री अगर देखोगे तो तुम्हारे पॉलिनोमियल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 टाइप के पॉलिनोमियल हो। तो बोलोगे सर जी इतने सारे पॉलिनोमियल, तो बस देखते चलना है बहुत छोटी छोटी चीजें। अगर नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे तुम देखते हो पॉलिनोमियल तो तुम्हारे 3 टाइप के होंगे। पहला होगा मोनोमियल, मतलब कि जिनके एक टर्म होंगे, ऐसे एक्सप्रेशंस, ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जिनके सिर्फ एक टर्म होते हैं उनको हम लोग मोनोमियल कहते हैं, उनको हम लोग मोनोमियल कहते हैं। तो इसका मतलब कि अगर हम लोग x ले लें, एक्स स्क्वायर ले लें या x ले लें या 5 ले लें, ठीक है, ये सारे ही हमारे टर्म्स हमने पढ़ रखा है। फिर या ले लें हम लोग 2y स्क्वायर, 3x, ये सारे ही कैसे हैं, एक टर्म है। और जिस एक्सप्रेशंस में एक टर्म होंगे वो सारे हमारे मोनोमियल हो जाएंगे। बाइनोमियल क्या होगा, ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म होंगे। तो इनका मतलब हमारे जिस एक्सप्रेशंस में 2 टर्म्स होंगे वो हमारे बाइनोमियल हो जाएंगे। अब वैसे कौन से एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, तो ऐसे हो सकता है 3 स्क्वायर माइनस 5, ठीक है, 2y स्क्वायर प्लस 6। देखो एक टर्म क्या हो जाएगा तुम्हारा 3y स्क्वायर, एक 5 हो गया, एक 2 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हारे कितने टर्म्स हैं दोनों अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में, 2 टर्म्स हैं। इसका मतलब बाइनोमियल हो जाएगा। ट्राइनोमियल क्या होगा, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके 3 टर्म्स होंगे। ठीक है, ऐसे एक्सप्रेशंस जिनके 3 टर्म्स होंगे उनको हम लोग ट्राइनोमियल कहेंगे। तो इसका मतलब अगर हम लोग लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 5y माइनस 6, तो ये हमारा कैसा एक्सप्रेशन बन गया, ट्राइनोमियल। कैसा एक्सप्रेशन बन गया, ट्राइनोमियल। ठीक है, तो और बाकी अगर हम लोग ले लें 5 स्क्वायर माइनस 6, ठीक है, 6y, तो क्या हमारे ये ट्राइनोमियल होगा, क्या ये हमारा ट्राइनोमियल होगा। तो बोलोगे हाँ सर जी ये ट्राइनोमियल हो सकता है। ठीक है, जब हमने अगर कांस्टेंट को 0 ले लिया। लेकिन अब तुम अज्यूम नहीं कर सकते हो, अभी से तुमसे इतना पूछा गया है कि ये है कि नहीं। तो यहां पे कितने टर्म्स हैं, 1 और 2, तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो जाएगा, बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, तो जहां पे 3 टर्म होंगे उनको ट्राइनोमियल, जहां पे 2 टर्म होंगे उनको, ठीक है, जहां पे 3 होंगे, क्या बोला मैंने, जहां 3 होंगे उनको ट्राइनोमियल, जहां पे 2 होंगे बाइनोमियल, जहां पे 1 टर्म होगा मोनोमियल। ठीक है, ये तुम्हारा कंप्लीट। अब आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री पे। तो डिग्री के बेसिस पे अभी हमने देखा है ऐसे एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर होगी वही उसकी डिग्री हो जाती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में देखेंगे तो एक आता है हमारा लीनियर, जिसकी डिग्री 1 होगी। ऐसे वेरिएबल्स जिनकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी वो हमारे लीनियर हो जाएंगे। ठीक है, लीनियर। तो ऐसे अगर देखा जाए तो x प्लस, ठीक है, 2x ले लो, तो यहां पे डिग्री कितनी आ रही है, देखो यहां डिग्री कितनी आ रही है, 1 आ रही है ना। तो इसका मतलब ये कैसा हो गया, लीनियर हो गया। ये कैसा हो गया, लीनियर हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। जहां पे हमारी डिग्री 2 होगी, ठीक है, यहां पे 1 लिख लो, यहां पे 2 लिख लो, तो यहां पे हमारी डिग्री 2 होगी हाईएस्ट। ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो इसका मतलब जहां पे मान लो अगर दिया होगा तुमको, नेक्स्ट कलर ले लेते हैं, 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, तो यहां पे ये हमारा क्या हो गया, x की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है। इसका मतलब ये हमारा किस टाइप का पॉलिनोमियल हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब फिर हम लोग क्यूब के बारे में देखेंगे। तो क्यूब में ऐसे वेरिएबल्स जिनकी हाईएस्ट डिग्री 3 होगी वो हमारे क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हम लोग देख सकते हैं जहां पे लिखा होगा x क्यूब माइनस 5y, ठीक है, माइनस 5x
प्लस 6, ठीक है, या -5x² प्लस 6, तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री इस एक्सप्रेशन की कितनी है? 3 है। तो इसका मतलब ये कैसा पॉलिनोमियल? क्यूबिक पॉलिनोमियल। फिर हम लोग बाइक्वाड्रेटिक पढ़ेंगे। तो बाइक्वाड्रेटिक जिनकी डिग्री 4 होती है, हाईएस्ट डिग्री, ऐसे वेरिएबल्स जिनकी डिग्री क्या होती है? 4, तो उनको हम लोग कहते हैं बाइक्वाड्रेटिक। तो ऐसे ही तुम्हारे बाइक्वाड्रेटिक के भी एग्जांपल हो जाएगा x⁴ माइनस 3x² प्लस 5x, ठीक है, -6। तो ये तुम्हारा हो जाएगा बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं मेन दो टर्म्स पे, ठीक है, दो टाइप्स पे, जो कि है कांस्टेंट और जीरो। यार इनको तुम इंपॉर्टेंट टिक कर लो, ठीक है, क्योंकि ये तुम नया पढ़ोगे। यहां पे इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं। ये तुम्हारे दोनों मैंने स्टार लगा दिया है, क्योंकि ये दोनों ही तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, जहां पे एक नंबर में पूछा जा सकता है। कांस्टेंट टर्म्स की डिग्री कितनी होती है? तो अभी मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि जहां पे देखो नॉन जीरो, मतलब कि ऐसे टर्म्स लेने हैं, ऐसे कांस्टेंट टर्म्स लेने हैं जहां पे क्या होना चाहिए? नॉन जीरो नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, जीरो नहीं होना चाहिए। तो बस ये याद रखना, जीरो को नहीं लिया जाएगा कांस्टेंट टर्म में, नॉन जीरो नंबर्स को लिया जाएगा। तो मान लो 1 हो गया। अब 1 मिनट, देखो तुमको दिख रहा है कि नहीं यार? ठीक है, ठीक है, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। देखो यार, अब देखो, ठीक है, अब थोड़ा बैठ के हम तुमको पढ़ाते हैं, क्योंकि जिससे तुमको आसानी से दिखे। तो देखो, अब देखो यहां पे कांस्टेंट में अगर हम लोग देखेंगे तो नॉन जीरो नंबर्स को लेंगे। तो अगर मान लो 1 2 5 माइनस, ठीक, हमको पता है हमारे सारे ही नंबर्स रियल नंबर्स में कौन से हो सकते हैं? रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों हो सकते हैं। तो -√3 हो गया तुम्हारा, ठीक है, याद ले लो, √3 हो गया। तो इनकी डिग्रीज क्या होंगी? तो हमने अभी जैसे बताया कि अगर 1 है तो 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 इंटू एक्स की पावर 0। और x की पावर अगर 0 है, ठीक है, तो इसका हाईएस्ट डिग्री फिर 0 ही हो जाएगी। तो इस कांस्टेंट टर्म की डिग्री कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। और हमारा x की पावर 0 लिखने से 1 की वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर x की पावर 0 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। एक्सपोनेंट, ऐसे एक्सपोनेंट जिनके पावर 0 होती है तो उसको हम लोग 1 लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 इंटू 1, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। वैसे 2 हो गया, 5 हो गया, कोई भी नंबर हो गया, कांस्टेंट नंबर हो गया, अगर उसकी डिग्री पूछी जाएगी तो क्या होगी? 0। बिल्कुल बिना सोचे समझे तुमको क्या बता देना है? 0, जो कि 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब आते हैं जीरो पॉलिनोमियल पे। तो जीरो पॉलिनोमियल पे तुमने अभी देखा कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी। अरे सर जी ये क्या? अभी तो हमने कांस्टेंट टर्म के बारे में तो देख लिया कि भाई उसकी डिग्री तो 0 होगी, लेकिन जीरो का भी कुछ डिग्री होता है, जीरो की भी कुछ डिग्री भी होती है। तो बोलोगे हाँ होती है। क्यों? देखो अगर मान लो तुमने 0 लिखा और इंटू एक्स की पावर 0 लिखा, तो बोलोगे अरे सर जी ये तो अभी आपने पढ़ाया, तो इसका मतलब इसकी डिग्री हो जाएगी 0, इसकी डिग्री हो जाएगी 0, और यहीं पे तुम हो जाओगे गलत, ठीक है, यहीं पे हो जाओगे तुम गलत। क्यों? क्योंकि यहां पे तुम बहुत सारे वेरिएबल्स में देखो, तुम 0 में कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करो, चाहे x की पावर 1 करो, चाहे x की पावर 50 करो, चाहे x की पावर, ठीक है, 0 इंटू एक्स की पावर 60 करो, 1000 करो, ठीक है, 1000 भी लिख दे रहे हैं, 0 इंटू एक्स की पावर 1000 लिख दे रहे हैं, हमेशा वैल्यू 0 ही आएगी, ठीक है। तो फिर इसका मतलब तुम मल्टीप्लाई करने का तुम्हारा कोई भी मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि 0 की जो डिग्री होती है वो अनडिफाइंड होती है, ठीक है, नॉन डिफाइंड होती है। तो यहां पे जो जीरो पॉलिनोमियल का होगा, ठीक है, डिग्री, जो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उसको यहां पे लिख लेना। 1 मिनट देख लें तुमको दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, ठीक है, होती है नॉट डिफाइंड। क्या हो जाएगी? नॉट डिफाइंड। बस ये चीज तुमने यहां पे जान ली, देखो दिख रहा है ना, ठीक है। तो यहां पे तुमने एक चीज जान ली कि ऐसे पॉलिनोमियल जो कि 0 होंगे, मतलब 0 होगा, तो वो 0 जो होगा वो उसकी हाईएस्ट डिग्री अगर तुमसे पूछा जाए तो तुमको वहां पे बस इतना कह देना है, नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? 1 नंबर में छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में या 24 में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट अपनी स्लाइड में।
वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सर जी यहीं पे हमको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है और यही मेन इस चैप्टर का मेन क्या है, टॉपिक है कि जीरो निकालने के तुमसे पूछा जाएगा पॉलिनोमियल का और तुम कहीं ना कहीं कंफ्यूज होते हो कि वैल्यू और जीरो में क्या डिफरेंस होगा। तो देखो यार, कोई भी पॉलिनोमियल है, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी हमने पॉलिनोमियल लिया पी एक्स इक्वल टू 5x² -3x, ठीक है। p के टर्म्स देखो, x के टर्म्स में अगर कोई भी पॉलिनोमियल है तभी हमने यहां पे ब्रैकेट में x लिखा है, क्योंकि x का टर्म हमने लिया है, ठीक है। सारा हमारा हमने अभी तुमको बताया था कि जो भी हमारे पॉलिनोमियल्स होंगे वो वन वेरिएबल्स में होंगे, तो इसलिए हमने यहां पे लिखा p और क्या ब्रैकेट में x। तो पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ x, ठीक है। इसको कैसे पढ़ोगे, पॉलिनोमियल्स इन द टर्म्स ऑफ x अगर हमको दिया है तो अगर इसकी वैल्यू तुमसे पूछा है तो तुमको क्या करना है, तुमको बस यहां पे x की जगह 1 रख देना है। तुम जैसे जैसे वैल्यूज चेंज करते जाओगे वैसे वैसे तुमको इस पॉलिनोमियल की वैल्यू पता चलती जाएगी। तो अगर तुम 1 पुट करोगे तो 1 x का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 और -3 इंटू 1 तो हो जाएगा 5 - 3 आ जाएगा 2। तो पॉलिनोमियल एट द वैल्यू ऑफ 1 जो तुम्हारी वैल्यू आएगी पॉलिनोमियल की वो हो जाएगी 2। इसी तरह तुम लिखोगे 2, तुम जैसे जैसे अपनी चेंज करते जाओगे x की वैल्यू वैसे वैसे तुम्हारी नई नई क्या आती जाएंगी, वैल्यूज आती जाएंगी पॉलिनोमियल की। तो जैसे अगर तुमने p की पावर 2 लिया तो यहां पे जो x की पावर 2 थी तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 2 -3 इंटू 2। अब इसको क्या लिख सकते हो 2 की पावर 4 और -3 इंटू 2 6, 5 4 20, 20 - 6 तुम्हारा हो जाएगा कितना 14। तो इसका मतलब 14 आ जाएगी वैल्यू। तो जैसे जैसे देखो यार, सिंपल सी बात है, तुमको वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल अगर दिया गया है तो इसका मतलब जो भी तुम्हारा जिस भी टर्म्स में तुम्हारा पॉलिनोमियल दिया है उस टर्म की वैल्यू को तुम जैसे जैसे चेंज करते जाओगे तुमको बहुत सारी वैल्यूज मिलती जाएंगी उस पॉलिनोमियल की। समझो, तुमको अगर जिस टर्म में पॉलिनोमियल दिया है उस टर्म की तुम वैल्यू जैसे जैसे चेंज करते जाओगे वैसे वैसे तुमको न्यू वैल्यूज पता चलती जाएंगी उस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो अगर तुमने x की वैल्यू 1 लिया, 2 लिया, 4 लिया, 5 लिया, तुम्हारी वैल्यू आती जाएंगी उस पॉलिनोमियल की, ठीक है, वो रुकेंगी नहीं। अब जीरो ऑफ पॉलिनोमियल फिर सर जी क्या होगा, तो हमको वेरिएबल की ऐसी वैल्यू चाहिए, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू चाहिए जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, ठीक है, हमारे पॉलिनोमियल को क्या कर दे जीरो के इक्वल कर दे। वैसी वैल्यू को हम लोग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे, वही हमारे जीरो होंगे उस पॉलिनोमियल के। तो अब यही तुम्हारी इक्वेशन देखो, यही इक्वेशन यही तुम्हारा पॉलिनोमियल हम लेंगे, ठीक है, कि p इन टर्म्स ऑफ x, पॉलिनोमियल्स इन टर्म्स ऑफ x 5x² -3x। अब हमको यह सोचना है कि इस x में हम कौन सी वैल्यू रख दें कि हमारी पूरी पॉलिनोमियल क्या हो जाए जीरो हो जाए, हमारा पूरी पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ जाए जीरो आ जाए। अब सोचो क्या हो सकता है, क्या हो सकता है। तो बोलोगे सर जी देखने पे देखते हैं, एज्यूम करते हैं, अरे सर जी पहले 1 रखना पड़ेगा तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, फिर उधर रखेंगे। तो चलो तुमको हम करके भी दिखाते हैं। अगर सर जी हम 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 आएगा, माइनस x में भी 1 रखेंगे तो 1 इंटू 3 3 हो जाएगा, 5 - 3 2 हो जाएगा। नहीं सर जी 1 तो नहीं होगा। फिर सर जी एक काम करते हैं 2 को रख लेते हैं। तो 2 को रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और यहाँ पे 3 2 जा 6 हो जाएगा, तो 5 4 जा हो जाएगा 20 - 6। तो अभी हमने ऊपर निकाला था तो आ जाएगा 14। तो फिर हम क्या लें, तो अब तुमको यहाँ पे क्या होगी दिक्कत आएगी, ठीक है। तुमको अब पता नहीं चलेगा, तुम ऐसे क्या नहीं लगा पाओगे, अंदाजा नहीं लगा पाओगे, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड यहां पे नहीं लगा पाओगे। क्यों, क्योंकि तुमको फिर बहुत टाइम लग जाएगा हिट एंड ट्रायल मेथड लगाने पे। लेकिन हमको जब पता है कि हमको सिंपल सा एक मेथड है कि हमको क्या करना है, ऐसी वैल्यू ढूंढना है जिससे हमारे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो आ जाए। तो जहां पे p ब्रैकेट x लिखा है वहां पे हमको क्या कर देना है जीरो कर देना है, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देना है।
ठीक है, क्योंकि भाई हमको इस पॉलिनोमियल को क्या कर देना है, 0 कर देना है। तो अब इसकी वैल्यू को ट्रांसफर कर लो। तो देखो यहां पे पहले क्या करोगे, x कॉमन ले लोगे, ठीक है, यहां पे x कॉमन ले लोगे, तो यहां पे बचेगा 5x माइनस 3। ठीक है, अब एक बार क्या करोगे, x को 0 के साथ इक्वल करोगे तो 0 आ जाएगा, फिर दूसरे वाले को एक्सप्रेशन को 0 के इक्वल करोगे तो यहां पे आ जाएगा 3, क्योंकि माइनस से प्लस में जाएगा, और ये 5 मल्टीप्लाई में तो इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो आ जाएगा x इक्वल टू 3/5। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब सर जी हमारे ऐसे कौन से दो नंबर्स होंगे जिनको रखने पे इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0, और वो होंगे तुम्हारा 0 और 3/5। और अगर तुमको यकीन नहीं होता तो तुमको हम रख के दिखाते हैं कैसे 0 होगा। तो देखो अगर हम लोग 0 रखेंगे तो तुमको तो पता ही है, सिंपल सी बात है कि अगर 0 रखोगे तो यहां पे x की पावर 0 मतलब 0, और यहां पे भी 0, तो ये क्या हो जाएगा, पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0। तो मतलब एक हमारा 0 कौन सा हो जाएगा इस पॉलिनोमियल का, ठीक है, 0 मतलब 0 ही हो जाएगा। अब 3/5 रखेंगे, अगर मान लो हम लोग यहां पे x के टर्म पे हम लोग 3/5 रखेंगे, तब क्या देखेंगे हमारी वैल्यू 0 आती है कि नहीं। तो x स्क्वायर है, तो यहां पे अगर 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/5 करोगे, तो यहां पे जब करोगे तो एक काम करो 5, अब इसका स्क्वायरिंग कर दो, तो 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 3 9 अपॉन 5, 5 5 25, और 9/5 माइनस 9/5 कितना दे देगा, 0 दे देगा। इसका मतलब इस इक्वेशन इस पॉलिनोमियल के जो दो जीरोस होंगे वो कौन कौन से होंगे, एक पहला तुम्हारा 0 ही हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा तुम्हारा 355। इन दोनों की वैल्यूज अगर जब भी तुम इस पॉलिनोमियल में रखोगे तो ये तुम्हारे पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल कर देंगे, 0 के इक्वल कर देंगे। अरे सर जी आपने तो 0 0 कह के बहुत कंफ्यूज कर दिया, मतलब 0 ही पॉलिनोमियल है और फिर 0 ही जीरोस का 0 है। सिंपल सा, तुमको बस एक चीज देखनी थी, हमने तुमसे जो पूछा था कि इस x की वैल्यू, कौन सी x की वैल्यू हम रखें कि ये पूरा पॉलिनोमियल किसके इक्वल आ जाए, 0 हो जाए, ये पॉलिनोमियल कैसा हो जाए, 0 हो जाए। और वो दो कौन सी वैल्यू है, एक है तुम्हारा 0 ही, ठीक है, 0 की वैल्यू रखोगे तो x में 0 की वैल्यू रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, और दूसरा है तुम्हारा 3/5। ठीक है, तो ये ऐसी वैल्यूज हैं जो तुम्हारे 5x स्क्वायर माइनस 3x के एक्सप्रेशन को 0 कर देंगी जब इनकी वैल्यूज को पुट कराओगे। तो आई होप तुमको यार बहुत समझ में आ गया होगा। ठीक है, मैंने बार बार 0 0 किया, ठीक है, तो थोड़ा तुम कंफ्यूज मत होना, बस तुमको एक चीज याद रखनी है कि हमको ऐसी वैल्यू चाहिए x की जो हमारे पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, 0 कर दे, जो हमारे पॉलिनोमियल को 0 कर दे, और जो वैल्यू होगी वही हमारी उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा, उस पॉलिनोमियल का क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। बस कंफ्यूजन क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं यार हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है हमारी नंबर ऑफ जीरोस ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो हमारे डिफरेंट टाइप के पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री में हमने देखा है, तो उनके जीरोस कितने होंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मान लो तुम्हारा लीनियर पॉलिनोमियल है, तो तुमने अभी देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल में इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 1 होती है। तो एक चीज सिंपल सी याद रखो, जिस भी पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतने ही उसके मैक्सिमम जीरोस आएंगे। फिर सुनो, जितनी भी तुम्हारे जो भी पॉलिनोमियल्स हैं, जितनी उनकी क्या होगी, डिग्री होगी, उतने ही मैक्सिमम तुम्हारे उसके क्या आएंगे, जीरोस आएंगे। तो मतलब कि अगर लीनियर पॉलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री मतलब कितनी डिग्री आती है, 1, तो इसका मतलब इसके कितने मैक्सिमम रूट्स होंगे, कितने जीरोस आएंगे, 1। अब मैक्सिमम क्यों बोला, कि इसका मतलब यहां पे 0 भी इसका हो सकता है, ठीक है, 0, और एक तुम्हारा 1 भी हो सकता है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो मैंने जैसे कहा कि जितनी उसकी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम उसके जीरोस होंगे, जितनी ही उसकी डिग्री होगी उतने ही उसके जीरोस होंगे। तो इसका मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, 2, तो इसका मतलब उसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, 2।
अब मैक्सिमम क्यों बोल रहे हैं, इसका मतलब यहां पे होगा कि उस पॉलिनोमियल के जीरो भी जीरोस हो सकते हैं, वन भी उसके जीरोस हो सकते हैं, और उसके दो भी जीरोस हो सकते हैं, लेकिन दो से ज्यादा नहीं होंगे, दो से ज्यादा नहीं होंगे। इसी तरह यहां पे लीनियर पॉलिनोमियल में भी हमने पढ़ा कि अगर हमारी हाईएस्ट डिग्री वन है तो मैक्सिमम कितने जीरोस आएंगे उसके, वन। इसका मतलब उसका कोई भी जीरो नहीं हो सकता है, उसका एक भी जीरो हो सकता है, लेकिन एक से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, वैसे ही हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, थ्री। इसका मतलब इसके मैक्सिमम जीरोस कितने होंगे, थ्री। इसका मतलब कि इसके जीरो भी जीरोस हो सकते हैं, इसका वन भी जीरोस हो सकता है, और इसके टू भी जीरोस हो सकते हैं, और इसके थ्री भी जीरोस हो सकते हैं, लेकिन थ्री से ज्यादा नहीं होंगे, थ्री से ज्यादा नहीं होंगे। बस ये तुम्हारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था नंबर ऑफ जीरोस को लेके, ठीक है, ऑन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो बस तुमको एक चीज याद रखनी है, जिस टाइप का पॉलिनोमियल है और उसकी जितनी हाईएस्ट डिग्री होती है उतने ही मैक्सिमम उसके जीरोस होते हैं। बस सिंपल सा चीज है। जो भी तुम्हारे पॉलिनोमियल है उसकी जितनी भी तुम्हारी हाईएस्ट डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम उसके जीरोस होंगे, बस। ठीक है, तो यहां पे तुमने जान लिया कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। बस तुमको एक चीज याद रखनी है, जितनी उनकी डिग्री होगी उतने ही मैक्सिमम उनके रूट होंगे। ठीक है, चलो रूट कह लो या जीरोस कह लो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, फाइंडिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बाय यूजिंग ग्राफ। ठीक है, तो तुम बोल रहे हो सर जी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं इस चैप्टर में, तो यार देखो है तो भाई, ठीक है। अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये पॉलिनोमियल चैप्टर तुम्हारा सिर्फ कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे है, ठीक है। तो इसको तुम जितना ब्रीफली समझ लिए उतना ही ज्यादा तुमको अच्छे से ये चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलो हम लोग देखते हैं। अब अगर हमको मान लो जीरोस निकालने हैं किसी भी पॉलिनोमियल के बाय यूजिंग ग्राफ, तो तुमको पता है यार कोई भी अगर हमको एक्सप्रेशन दिया है तो उसको अगर हम लोग ग्राफ में बनाएंगे तो हमारा क्या बनता है, या तो पैराबोला बनेगा और या तो स्ट्रेट लाइन, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल के लिए स्ट्रेट लाइन बनती है, तुमको पता होना चाहिए। और तुम्हारे अगर क्वाड्रेटिक होता है तो पैराबोला बनेगा, ठीक है। क्यूबिक होगा तो बनेगा। अब देखते हैं, पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखकर बता सकते हो कितने होंगे जीरोस और कौन से होंगे जीरोस। समझो, बिल्कुल प्योर तुम्हारे लिए हमने इंग्लिश में लिखा है कि तुम समझ जाओ इस स्लाइड को देख के कि क्या सर जी बताने वाले हैं। तो पॉलिनोमियल के ग्राफ को तुम देखकर बता सकते हो कितने होंगे जीरोस और कौन से होंगे जीरोस। तो जैसे अगर मान लो ये तुम्हारा ग्राफ है, ठीक है, तुमको पता है, जैसे तुमने 9th 8th में सब देखा है, पढ़ा है, प्लॉटिंग किया है ग्राफ पेपर में, तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो जाएगी तुम्हारी और ये हो जाएगी एक्स एक्सिस, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे हमको पता है निगेटिव टर्म्स होते हैं, ये बीच में ओरिजिन होता है, तो ये -1 हो गया, मान लो ये -2 हो गया, ये -3 हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स होते हैं तो यहाँ पे ले लो 1 और ये ले लो 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, ऐसे 6, ठीक है। अब इस ग्राफ को तुमको देख के बताने हैं, ठीक है, इस ग्राफ को देखकर तुमको बताना है कि इसके कितने जीरोस होंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे। तो तुमको एक चीज याद रखनी है, बस सिंपल से है, सुनो। वो ग्राफ, ठीक है, जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे, ठीक है। फिर से सुनो, जितनी बार तुम्हारे एक्स एक्सिस को टच किया जाएगा या इंटरसेक्ट किया जाएगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो इसका मतलब जितनी बार तुम्हारे एक्स एक्सिस को टच किया जाएगा या फिर इंटरसेक्ट किया जाएगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे। तो यहां पे अब देखो एक्स एक्सिस हमारा ये है, पहले लाइन को हमेशा समझना, ये तुम्हारा पूरा एक्स एक्सिस है। अब इसको यहां पे देखो, इस कर्व ने, ठीक है, कहां पे पहले इंटरसेक्ट किया, पहले -3 पे किया, ठीक है, एक्स एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट किया, -3 पे इंटरसेक्ट किया, तो इसका मतलब -3 एक हो गया जीरो। फिर ये इधर इसने किया y पे किया, लेकिन हमको y वाले का नहीं लेना है, हमको सिर्फ x एक्सिस को देखना है कि x एक्सिस को कहां कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है या फिर टच कर रहा है। फिर इसने x एक्सिस को यहां पर भी टच किया 2 पे भी, तो इसका मतलब 2 भी हो जाएगा। फिर इसके बाद इसने यहां पे टच किया 5 पे x एक्सिस को, तो 5 भी हो जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे, 3।
ठीक है, -3, -3, ठीक है, -3, 2 और 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 3। और कौन कौन से हो जाएंगे? -3, 2 और 5। बोलोगे सर जी ये तो बहुत सिंपल था। अरे सर जी ये तो बहुत सिंपल था। तो बहुत सिंपल है, बस तुमको बस एक चीज को ध्यान में रखना है दिमाग में कि अगर तुम्हारा कर्व एक्स एक्सिस को जहां जहां भी टच कर रहा होगा या फिर इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वही तुम्हारे जीरोस हो जाएंगे उस पॉलिनोमियल के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहां पे हमने बहुत बार ठीक ठीक नहीं बोल दिया। तो यहां पे जो ग्राफ में तुम्हारा एक्स एक्सिस को जितनी बार टच करेगा, ठीक है, कर्व, उतने ही उस पॉलिनोमियल के क्या हो जाएंगे? जीरोस हो जाएंगे। चलो ये कॉन्सेप्ट क्लियर। अब अगर मान लो अगर तुमको हम देते कोई भी एक इक्वेशन ले लो, ठीक है, y = 3x ले लो, या फिर चलो एक नई स्लाइड में ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये y = 3x है, तो बोलोगे कि सर जी इस पॉलिनोमियल के कितने जीरोस हो जाएंगे? तुमको पता है ये कैसा है? लीनियर है, क्योंकि इसकी पावर, इसकी डिग्री हाईएस्ट कितनी है? 1 है। बस सिंपल से तुमको देख के बता रहे हैं, ठीक है, तुम जान गए होगे। तो यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो इसका मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल। तो बोलोगे सर जी इसके कितने जीरोस होंगे? तो देखो हम लोग को क्या कर देना है, बस यहाँ पे हम लोग क्या करते थे? प्लॉटिंग करते थे जैसे ग्राफ की, एक्स और वाई। अब यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर 0 रखोगे, ठीक है, या फिर एक काम करो, x की वैल्यू को क्या रखते हो? 1 रखते हो, तो यहां y 3 × 1 3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पे अगर ग्राफ में बनाओगे इसको, ठीक है, तो यहां पे ये x1 यहां पे, 2 यहां पे हो जाएगा, 3 यहां पे, फिर y पे 1 2 3, ठीक है। तो यहां पे तुम अगर रखोगे तो 1 और 3, तो 1 और 3, तो ये यहां पे बनेगा, ठीक है। ये 1 और 3 ना, ये यहां पे, तो ये देखो ये, ठीक है। तो ये देखो यहां पे स्ट्रेट लाइन तुम्हारी जाएगी। तुमको पता होना चाहिए जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसमें जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगा तुम्हारा। तो ऐसे ही तुम्हारे ग्राफ आएंगे, क्वेश्चंस में होंगे ग्राफ, तुमको बस ग्राफ को देख के ये बताना होगा कि उसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि अगर मान लो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, तो अगर उसका कोई भी जीरो नहीं होगा तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो वहां पे हमने अभी क्या बताया था, अगर नो जीरोस हैं, तो जब जीरोस है ही नहीं, इसका मतलब वो एक्स एक्सिस पे नहीं कट कर रहा होगा, और एक्स एक्सिस पे कट और इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, टच नहीं कर रहा है, तो फिर उसका ग्राफ कैसे बनेगा? उसका ग्राफ तुम्हारा ऐसे ये पैराबोला बनेगा और सिर्फ वाई एक्सिस को टच करेगा, सिर्फ वाई एक्सिस को टच करेगा, तुम्हारे एक्स एक्सिस को कहीं से भी टच नहीं करेगा, ठीक है। तो ये ऊपर झूलता हुआ पैराबोला बनेगा, ठीक है, झूलता हुआ। अब अगर मान लो तुम्हारे एक जीरो है, तो फिर इसका कैसे ग्राफ बनेगा? तो ये जो पैराबोला है वो सिर्फ एक बार तुम्हारे एक्स एक्सिस को क्या करेगा? टच करेगा ऐसे। देखो एक बार सिर्फ उसने टच किया ना एक्स एक्सिस को, तो इसका मतलब इसके एक जीरो हो गए। और अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके दो जीरोस हैं, तो फिर कैसा होगा? तो वो कर्व जो होगा वो तुम्हारे एक्स एक्सिस को दो जगह पे टच कर रहा होगा या कट कर रहा होगा। तो देखो एक यहां पे किया और एक यहां पे किया पैराबोला ने, तो इसका मतलब इसके कितने हो गए? दो रूट्स हो गए, ठीक है, दो जीरोस हो गए। तो तुमने ग्राफ में भी देख लिया कि अगर हमको ग्राफ दिया होगा तो कैसे हम लोग उस ग्राफ को देखकर बता सकते हैं कि उसके कितने नंबर ऑफ जीरोस होंगे और कौन कौन से जीरोस होंगे। बस सिंपल सा, ठीक है। अब आते हैं यार अपना नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। यहां पे फॉर्म लिखना भूल गए, ठीक है, गलती माफ कर देना, यहां पे लिख लेना जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो अगर तुमको कोई भी पॉलिनोमियल है और वो किसमें है? क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, तो उसका एक जो जनरल फॉर्म है जिसको हमेशा वैसा ही लिखा जाएगा चाहे जहां भी लिखा जाए उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, उसका जो जनरल फॉर्म है वो कौन सा है? ax² + bx + c, ठीक है। हमेशा कोई भी अगर तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो वो हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां पे a b c क्या होंगे? तुम्हारे कोफिशिएंट होंगे, ठीक है, कोफिशिएंट हो जाएंगे, और जो तुम्हारा x होगा वो होगा वेरिएबल, वो होगा वेरिएबल, ठीक है। तो यहां पे कोई भी अगर तुम्हारा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक में, तो उसका जो जनरल फॉर्म बनेगा वो हमेशा ax² + bx + c, जहां पे x² रहेगा, दूसरे
टर्म में सिर्फ x रहेगा और तीसरे टर्म में सिर्फ कांस्टेंट टर्म रहेगा, ठीक है, और उसमें प्लस माइनस का साइन लगा होगा उनका। तो वही होगा हमारा जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब तुम देख के बोलो कि सर जी क्या ये एक्स स्क्वायर माइनस 49 क्या ये हमारा बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? तो बोलो हाँ बनेगा, ठीक है। क्यों? तो यहां पे देखो एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया है, तुमको पहले एक एक चीज देखनी है। तुमको एक कांस्टेंट टर्म दिया है तो तुम बोलोगे सर जी यहाँ पे एक्स वाला तो टर्म दिया ही नहीं है, तो फिर ये कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा? तो अरे यार ये देखो, एक मिनट देख के बताओ, क्या तुम इसको एक्स स्क्वायर माइनस 0x, ठीक है, या प्लस 0x माइनस 49 क्या नहीं लिख सकते हो? क्या नहीं लिख सकते हो? लिख सकते हो ना। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर वाला टर्म हो गया, ये देखो यहाँ पे, एक एक्स वाला टर्म हो गया, ये देखो यहाँ पे, और एक कांस्टेंट टर्म हो गया, ये देखो यहाँ पे। तो इसका मतलब ये तो सर जी जनरल फॉर्म में आ गया हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो इसका मतलब ये हमारा कैसा हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे ही हम लोग देखेंगे दूसरा वाला, ये इसको देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x को, तो क्या ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? तो हमको देखना है कि ये जनरल फॉर्म बना रहा है कि नहीं बना रहा है। तो देखो हमारे पास एक्स स्क्वायर का टर्म है, ठीक है, हमारे पास एक्स वाला टर्म है, ठीक है, क्या हमारे पास कांस्टेंट टर्म है? बोलोगे सर जी नहीं है। तो क्या हुआ? तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग प्लस 0 लगा लेंगे। तो क्या कोई चेंज आएगा इस एक्सप्रेशन में? बोलोगे नहीं सर जी। तो इसका मतलब फिर ये भी हमारा इस जनरल फॉर्म को क्या कर रहा है? सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये भी हमारा एक तरह से क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब इतना तुमने जान लिया, ठीक है, ठीक है। अब तुमने इतना चीज जान ली। अब अगर तुमको इनके रूट्स निकालने को आएंगे, इनके क्या निकालने को आएंगे? जीरोस या रूट्स कह लो। तो जीरोस निकालने के लिए आएगा तो कैसे निकालोगे? तो तुमको हमने 3 तरह के डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए हैं और तुमको हम उनके जीरोस निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। तो कैसे? देखो यहां पे ये सब इरेज करो, सब इरेज करो, ठीक है। तो ठीक है, देखो यार धीमे धीमे तुमको समझना है, कहीं पे अगर शायद मेरी स्पीड फास्ट हो गई हो तो स्लो कर लेना। लेकिन यार देखो जरूरी है, थोड़ा हम लोग तेजी से चलेंगे तो हर चीज हम लोग को कवर कर लेंगे, ठीक है। तो तुम्हारा ड्यूरेशन कम हो जाएगा टाइम, और नहीं तो तुम लोग क्या करते हो? ड्यूरेशन देख के भाग जाते हो कि सर जी बहुत लंबा पढ़ा दिया आपने वीडियो में, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग चलते हैं। अब अगर मान लो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 49 करके एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके कैसे रूट्स निकालोगे, इसके कैसे जीरोस निकालोगे? तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 49 है, तो जहां पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म दिया हो और एक्स स्क्वायर वाला टर्म दिया हो, तो उनके कैसे हम लोग क्या निकालते हैं? जीरोस निकालते हैं। तो हमको बस क्या कर देना है? इसको 0 के इक्वल कर देना है। 0 के इक्वल कर दोगे, 49 को माइनस 49 को इधर भेजोगे तो प्लस 49 हो जाएगा, और यहां पे स्क्वायर लगा है तो ये क्या बना लेगा? यहां पे स्क्वायर रूट 49, और हमको पता है स्क्वायर रूट 49 है तो प्लस माइनस का आएगा, तो x की वैल्यू +7 और -7 आ जाएगी, ठीक है, ठीक है। जान गए? इसको निकालना जान गए? ये पहला टाइप था। अब आते हैं दूसरे टाइप वाले पे, जहां पे तुम्हारा एक्स स्क्वायर का वेरिएबल होगा और एक्स वाला वेरिएबल एक्स वाला टर्म होगा, ठीक है। तो इसका कैसे निकालोगे? तो मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x दिया है, तो इसको भी तुमको 0 के इक्वल कर लेना है। अब तुमको यहां पे एक चीज देखनी है, ये मत कर देना कि -5x को इधर ले आए और लिख दिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5x, ठीक है, और एक x से एक x काट दिए। ये गलती मत करना, ये बेवकूफी बिल्कुल मत करना, ठीक है, ये ऐसा नहीं होता है। तो देखो इसको कैसे करते हैं, यहां पे तुमको कॉमन ले लेना है, और यहां पे तुमको पता है क्या चीज कॉमन आ रही है? x कॉमन आ रही है, तो यहां पे x को कॉमन ले लोगे, तो यहां पे x -5 बचेगा इक्वल टू 0 बचेगा। अब तुमको क्या कर देना है? एक बार x को 0 के इक्वल कर देना है, ठीक है, तो 0 आ जाएगा, और एक बार जो ब्रैकेट वाला एक्सप्रेशन है उसको भी 0 के इक्वल कर देना है। तो यहां पे -5 है, इधर जाएगा किसमें? आ जाएगा +5 में, तो तुम्हारे 2 जीरोस आ जाएंगे, एक आ जाएगा तुम्हारा 0 और एक आ जाएगा तुम्हारा 5। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? 2, और जिसमें से एक होगा 0, दूसरा होगा 5, ठीक है। हम तुमको देखो सारे टाइप के पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना सिखा रहे हैं, जिससे तुमको कंफ्यूजन ना आए, ठीक है। इसलिए हम तुमको पहले से तुमको पता होना चाहिए कि 8th 9th में तुमने ये सब निकाल रखा है, लेकिन एक बार फिर से हम तुम्हारा क्या करा रहे हैं?
रिवीजन करा दे रहे हैं। अब यहां पे तीनों टर्म होंगे, एक्स स्क्वायर वाला भी टर्म होगा, एक्स वाला भी टर्म होगा और कांस्टेंट टर्म भी होगा, तो इसका कैसे हम लोग निकालते हैं? तो इसका हम लोग ने पढ़ रखा है बाय मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड। तो बस यहां पे क्या करना है, तुमको आता होगा, बहुत लोग को आता होगा, तो हमको बस यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म होता है इसका क्या लेना रहता है, एचसीएफ। तो 7 3 21, तो तुम्हारा आ जाएगा 7 और 3। अब 7 और 3 को ऐसा अरेंज करो कि तुम्हारा 4 आए प्लस का, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -21 आना चाहिए। तो अब इसको कैसे करोगे, तो तुम देखो एक्स स्क्वायर -7x, ठीक है, +3x -21 नहीं लिख सकते? क्यों सर जी, हमने ऐसा ही क्यों लिया? देखो अगर हमको प्लस में चाहिए, ठीक है, तो एक काम करो, देखो यहां पे गलती नहीं करना है, ये 7x प्लस में होगा और 3x माइनस में होगा, ठीक है। क्यों? देखो तुमको पहली बात तो ये जानना है कि हमको जो बीच वाला नंबर चाहिए वो प्लस में चाहिए, तो अगर 7 और 3 को माइनस करोगे तो हमारा 4 तो आता है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमने माइनस साइन किसमें लगा दिया, बड़े वाले में, और छोटे वाले नंबर पे प्लस लगा दिया, तो जब ये माइनस कराओगे तो क्या आएगा, -4 आएगा। लेकिन हमको तो सिर्फ +4 चाहिए था, इसका मतलब हमको छोटे वाले नंबर में माइनस साइन लगा देना है और बड़े वाले नंबर में प्लस साइन लगा देना है। तो जब इसको माइनस करोगे तब तुम्हारा +4 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे 7 × -3 करोगे तो -21 आ जाएगा, जो कि हमको कांस्टेंट टर्म में चाहिए था। क्लियर? तो इसका मतलब हमको 7x - 3x -21 ले लेना है। अब क्या करना है, अब कॉमन ले लेना है, तो x को कॉमन ले लोगे तो x + 7 बचेगा, यहां पे -3 कॉमन ले लोगे तो x + 7 बचेगा। अब यहां पे एक बना लेगा x - 3 और दूसरा ब्रैकेट में आ जाएगा x + 7। अच्छा, तुमको मैंने एक चीज बताई थी कि जब चेक करना हो तुमको कि तुम्हारा सही फैक्टराइजेशन हो रहा है कि नहीं, तो बस तुमको ये जो दोनों ब्रैकेट की वैल्यूज हैं इनको चेक कर लेना है। अगर ये दोनों सेम आ रही है इसका मतलब तुम बिल्कुल सही कर रहे हो। तो x - 3 और x + 7, अब बस क्या कर देना है, इनको 0 के इक्वल कर देना है। तो यहां पे आ जाएगा +3 और यहां x + 7 = 0 कर दोगे तो आ जाएगा -7। तो तुम्हारे दो जीरोस कौन कौन से हो जाएंगे, -7 और 3। ठीक है, ठीक है, क्लियर हो गया तुमको फंडा। अब तुमने ये चीज सीख लिया है कि अगर हमको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होगा, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स में, तो हम उसके जीरोस आराम से निकाल लेंगे। अब आते हैं हम लोग एक बस मेन टॉपिक अब ये रह गया है, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन ही करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट क्या होता है। ठीक है, तो तुमको बस ये आखिरी टॉपिक है, से रिलेटेड तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हैं। अब बोलोगे सर जी ये क्या आपने बोल दिया कि रिलेशनशिप, तो रिलेशनशिप कहाँ होता है, रिलेशनशिप तो ऐसा ये सब होता नहीं है। ठीक है, हमारा भी नहीं है तो तुम्हारा नहीं है लेकिन इसमें होगा। ठीक है, तुम्हारा भले रिलेशनशिप नहीं है लेकिन इसमें होगा। किसका किसका, किसके किसके बीच में होगा, जीरो और तुम्हारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में। किसके किसके बीच में, जीरो और तुम्हारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के बीच में। तो देखो कैसे, तो मान लो अगर तुमको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, ठीक है, ax² + bx + c के फॉर्म में, जो भी हमने अभी पढ़ा, जो कि जनरल फॉर्म होता है कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। ठीक है, अब अगर तुमको इसके क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने हैं। ठीक है, मतलब कि तुमको इसकी क्या करना है, वैल्यूज पता करना है। तो सिंपल सा एक यहां पे मेथड है, बहुत छोटा सा मेथड है। पहली बात तो तुमको क्या करना है, मान लेना है कि इसके क्या होंगे, दो जीरोस आएंगे, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा। तो मान लो यहां पे इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो जीरो आएंगे। अब अगर इन दोनों जीरोस का सम करोगे, तो सम करोगे तो अल्फा + बीटा = जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा -b/a होगी, और इन दोनों जीरोस का जब प्रोडक्ट करोगे अल्फा × बीटा, तब तुम्हारा c/a हो आएगा। अब -b और a क्या है, तो यहां पे ये हमारे हो जाएंगे कोफिशिएंट। तो x² का कोफिशिएंट a है, x का कोफिशिएंट b है, और ये c तुम्हारा कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो यहां पे a b c क्या होते हैं, कोफिशिएंट होते हैं। तो अगर तुमने अल्फा + बीटा किया, उनको ऐड किया, तो हमारा उसका आएगा -b/a वैल्यू। जब तुमने दोनों जीरोस को प्रोडक्ट किया तो तुम्हारे कोफिशिएंट आएंगे c/a। ठीक है,
अब अगर तुमको मान लो तुमको फैक्टराइजेशन और वो सब नहीं करना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में जीरोस निकालने के लिए, तो बस तुम एक सिंपल सा ये मेथड लगा लोगे, तुम्हारा आराम से जीरो निकल आएगा। तुमको जो 8th 9th में फैक्टराइजेशन करना पड़ता था, तुमको क्या करना पड़ता था, उसको फैक्टराइज करो फिर उसकी वैल्यू निकालो, वो सब करने का झंझट खत्म। अब सिंपल से तुमको एक मेथड बता दिया गया है कि उनके दोनों जीरोस का जो सम आएगा वो उनके कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा, और उन दोनों जीरोस का जो प्रोडक्ट आएगा वो सी अपॉन ए आएगा। ठीक है, बस यही तुम्हारा एक छोटा सा क्या है, फंडा है इस चैप्टर का। अब बोलोगे सर जी हम कैसे भरोसा कर लें आपकी बात पे कि यही फॉर्मूला होगा कि नहीं, तो अब ले लेते हैं हम, मान लो कोई भी इक्वेशन। ठीक है, तो मान लो यही इक्वेशन लेते थे एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 21। ठीक है, तो मान लो हम लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है, और माइनस का 21। तो हमने अभी क्या बताया, जो इनके जीरोस का सम होगा वो क्या होगा, माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी तुम्हारा ये बी एक्स ये होगा। ठीक है, पहले वैल्यूज लिख लिया करो, तो यहां पे ए की वैल्यू 1 आएगी, एक्स स्क्वायर की आगे क्या लगाए 1 लगाए, तो ए की वैल्यू 1, बी एक्स के आगे क्या लगाए 4 लगाए। ठीक है, और सी कांस्टेंट टर्म कितना दिया गया माइनस 21। तो अब अगर यहां पे करोगे तो माइनस बी अपॉन ए, एक मिनट तुमको दिख रहा है कि नहीं, हाँ दिख रहा है। ठीक है, अब माइनस बी अपॉन ए, अब माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4, तो माइनस 4 अपॉन तुम्हारा ए कितना है 1, तो 1, तो माइनस 4 हो गया। अब हमको इन दोनों में जीरो अभी पता किया था हमने, कितने थे, कितना आया था -3 और 3। ठीक है, ये दोनों जीरो आए थे, तो अब हमको यहां पे बस रख देना है अल्फा और बीटा की जगह पे, तो एक -7 प्लस 3 इक्वल टू -4। अब इसको जब माइनस कराओगे तो -7 प्लस 3 -4 इक्वल टू -4। तो क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया, क्या LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो बोलो हाँ सर जी ये तो आ गया। तो मतलब अगर हम इन दोनों के जीरोस का एडिशन करते हैं या सम करते हैं तो उनकी जो वैल्यू आएगी वो हमेशा उनके कोफिशिएंट माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगी। बस फंडा क्लियर। अब बोलोगे हमको सर जी प्रोडक्ट वाला भी करके दिखाइए, तो लो ये भी देख लो। हमने अभी दो जीरोस क्या क्या थे मेरे -7 और 3, तो अल्फा की जगह -7 रख लो इंटू बीटा की जगह पे 3 रख लो, और सी तुम्हारा क्या है, सी की वैल्यू यहाँ पे क्या दी गई 21 -21, तो -21 अपॉन ए कितना दिया गया 1 दिया गया है, तो 1 में कोई मतलब नहीं। अब यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो -7 इंटू 3 -21, और ये भी -21, तो यहां पे इसका मतलब LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो तुमने देख लिया कि अगर हमको कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है तो उनके जीरोस का जो सम होगा वो -ba अपॉन ए होगा, और अगर उनके प्रोडक्ट निकालेंगे तो c अपॉन ए होगा। बस ये रिलेशनशिप अगर तुमने समझ लिया, अब ये चैप्टर तुम्हारे लिए हो जाएगा इजी, बिल्कुल इजी। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे। ठीक है, अब तुमने फंडा एक चीज समझ लिया। अब हमको यहां पे देखो देखना है, क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको यहां पे फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। जो अभी हमने पीछे वेरीफाई करके तुमको दिखाया, सेम वैसे ही तुमको अब एक नया कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है जो कि है x² + 7x + 10। तो इनके तुमको कोफिशिएंट और इनके जीरोस में वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, रिलेशनशिप में वेरिफिकेशन, देखो यहां भी वेरिफिकेशन करने की जरूरत पड़ रही है। तो मतलब कि कोई भी रिलेशनशिप हो वहां पे तुमको क्या करना पड़ता है, अपने आप को वेरीफाइड कराना पड़ता है, तभी वो रिलेशनशिप चलती है, और नहीं तो LHS इक्वल टू नॉट RHS हो जाएगा, मतलब नहीं चलेगी। ठीक है, और अगर इक्वल हो जाती है, तुमको साबित कर ले जाते हो, तो फिर इसका मतलब LHS इक्वल टू क्या हो जाएगा RHS चलेगी। ठीक है, अब ये भी तुम भी अपना फंडा याद रखना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं, क्वेश्चन पे अब आ जाओ। अब देखते हैं यहाँ पे x² + 7x + 10 दिया है, तो अब हमको पहले क्या कर लेना, इनके कोफिशिएंट की वैल्यूज लिख लेना है। तो जो a होगा, मतलब कि जो x² के आगे लगा है वो है 1, b जो कि x के आगे हमारा दिया गया है 7, और c जो कि हमको कांस्टेंट दिया गया है 10। अब हमको क्या करना है, हमको सिंपल सा अल्फा प्लस बीटा मान लेना है कि इनके कोई दो
रूट्स होंगे, एक होगा अल्फा एक होगा बीटा। ठीक है, तो पहले हमको इसको फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, या तो एक काम कर लो पहले, अच्छा इनका सम लिख लो। ठीक है, मान लो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, माइनस बी अपॉन ए, और जो प्रोडक्ट होगा अल्फा इंटू बीटा वो हो जाएगा सी अपॉन ए। ठीक है, अब तुमको यहां पे एक लाइन खींच लेनी है। ठीक है, अब तुमको पहले यहां पे इसका फैक्टराइजेशन करना होगा, तभी तुमको रूट पता चलेंगे। ठीक है, इसके जीरोस पता चलेंगे। तो तुम फैक्टराइजेशन करोगे तो सिंपल स्प्लिट, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड लगाओगे। तो 10 का करोगे तो 2 5 10, तो 2 और 5 आ जाएगा। अब तुमको इसको ऐसा अरेंज करना है, 7 है और 10 है, तो प्लस का ही साइन है, तो तुमको बस ऐड करा देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, तो यहां पे पेयर बनाओ, एक आ जाएगा x प्लस 5 और दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 5। तो एक बना लेगा x प्लस 2 और दूसरा बना लेगा x प्लस 5, और जब इनको जीरो के इक्वल कराओगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी -2 और एक की वैल्यू आ जाएगी -5। ये तुमको पता है। ठीक है, जीरो के इक्वल कराओगे तो वैल्यू को ट्रांसफर करोगे तो -2 और -5। अब तुमको दो जीरोस मिल गए, मतलब इसके तुमको जीरोस मिल गए इस पॉलिनोमियल के, जो कि है -2 और -5। अब तुमको बस यहाँ पे वेरीफाइड करा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे तुमको वैल्यूज को रख देना है। तो सम दिया है, तो पहली बात तो हमको अल्फा और बीटा, ठीक है, मतलब जो दो जीरोस हमने लेट किया था अल्फा और बीटा, इनको ऐड कराना है, जो कि है -2 और प्लस लगा लो और ब्रैकेट में -5 लिख लो, इक्वल टू, थोड़ा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है ना। चलो बैठ जाते हैं। अब क्या करना है, तुमको इनको ऐड करा लेना है। तो ऐड कराओगे, अच्छा एक यहीं पे लिख लो -b अपॉन ए। हमको पता है ना अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन ए। तो यहाँ पे हम लोग दोनों एक साथ करते चलते हैं। तो यहाँ पे -2 और यहाँ पे -5 इक्वल टू -b अपॉन ए। तो b क्या है 7, जो कि माइनस लगाओगे, अपॉन ए 1, तो 1 ही रहने दो, कोई मतलब नहीं। तो अब यहां पे जब इनको क्या करोगे ऐड, तो -2 और -5 -7 बना लेगा, और यहां पर भी -7 बना लेगा। इसका मतलब LHS इक्वल टू RHS। तो ये मतलब ये तुम्हारा वेरीफाइड कर रहा है। अब प्रोडक्ट की बारी है, तो प्रोडक्ट को यहीं पे कर लेते हैं यार हम लोग। ठीक है, क्योंकि जगह ज्यादा है नहीं और तुमको दिखेगा फिर है नहीं। ठीक है, रुक जाओ, कलर चेंज कर लिया जाए। ओके, तो अब यहां पे प्रोडक्ट मान लो हमारे क्या थे, अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या थी, -2 और -5। तो -2 इंटू -5 कर दो, और c अपॉन ए क्या था 10 अपॉन ए 1। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आ जाएगा, -2 इंटू -5 आ जाएगा प्लस का 10। ठीक है, तुमको पता है मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और यहाँ पे 10 अपॉन 1 है तो 10 ही आ जाएगा। तो LHS इक्वल टू क्या आ जाएगा, RHS। और यही तुम्हारा वेरिफिकेशन हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो तुमको क्या समझ में आया, क्या तुमको समझ में आया ये चीज? ठीक है, ये बिल्कुल छोटा सा मोटा सा कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन यार तुमसे पूछे जाएंगे, मतलब बिल्कुल तुम्हारे लिए ये चैप्टर बिल्कुल आसान चैप्टर है समझो। ठीक है, तो तुमको क्या करना होगा, पहले जीरोस निकाल लेना है, फिर उनको क्या करा देना है, वेरीफाई करा देना है। क्लियर? चलें आगे, चलो बढ़ते हैं आगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपना, जो कि दिया गया है, इफ वन जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 इज 6, देन फाइंड द अदर जीरो। वाह भाई वाह। ठीक है, तो बोल रहा है कि तुम्हारा एक जीरो तुमको इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का दे दिया गया है, जो कि है 6, तुमको दूसरा जीरो निकालना है। तो इसका मतलब तुमको x स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, थोड़ा यार अच्छे से लिखा जाए, नहीं तो जगह की कमी पड़ जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x, ठीक है, रुक जाओ, -5x फिर -6, ये तुम्हारा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक। ठीक है, इसके दो जीरोस होंगे, तुमको पता है अल्फा, और हमने उनको लेट कर लिया बीटा। अब उसमें से अल्फा की तुमको वैल्यू दे दी गई है, जो कि है 6, तुमको बीटा क्या करना है, निकालना है। अब क्या करोगे, हमको रिलेशन सीधे पता है, पहले a की वैल्यू ले लो, कोफिशिएंट निकाल लो। तो x स्क्वायर के आगे 1, x के आगे -5 और c के वैल्यू -6। ठीक है, अब क्या करोगे, सीधे इनका रिलेशनशिप लगा दोगे। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा -b/a। ठीक है, अल्फा और बीटा मतलब कि अल्फा की वैल्यू 6 है
प्लस बीटा की वैल्यू नहीं पता है, माइनस बी। तो मतलब अब देखो एक चीज की कंफ्यूजन होती है यार, और तुमको भी वो चीज बहुत ध्यान में रखनी है कि एक माइनस साइन तो इस क्या है, इस रिलेशनशिप का दिया गया है, ठीक है, इनके कोफिशिएंट का दिया गया है, और जो तुम्हारा वैल्यू होगा वो भी एक माइनस है। तो इसमें कभी कंफ्यूज ना होना, हम लोग जल्दबाजी में क्या कर देते हैं, गलती कर देते हैं, बस एक ही माइनस साइन लेते हैं। तो बड़े ध्यान से देखना है। तो माइनस जो कि हमारे कोफिशिएंट का है, और बी की वैल्यू जो दी गई है वो भी माइनस में है, जो कि है -5 अपॉन में 8, और ए की वैल्यू है 1। तो 6 प्लस बीटा, अब ये माइनस माइनस प्लस बना लेगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, ठीक है। और 6 प्लस बीटा इक्वल टू 5, तो बीटा ये +6 उधर जाएगा माइनस में, तो -6 + 5, और ये बना लेगा बीटा की वैल्यू -1, और यही हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो इसका मतलब तुम्हारा दूसरा जो जीरो आएगा वो क्या होगा, -1। मजा आ गई, बढ़िया लगा। चलो भाई साहब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमको दिया गया है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ax स्क्वायर -6x - 6 इज 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब तुमको a की वैल्यू निकालनी है और तुमको उनके जीरोस का प्रोडक्ट बता दिया गया है। वाह भाई वाह। तो पहले फिर से लिखते हैं इसको, ax स्क्वायर -6x और -6, ठीक है, और इनके दो जीरोस हैं अल्फा और बीटा, लेट कर लिया। इनके प्रोडक्ट हमको बता दिए गए हैं, इसको यहीं पे लिख लो, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू बता दी गई है जो कि है 4, ठीक है। अब हमको क्या कर लेना है, कोफिशिएंट लिख लेना है। तो a तुम्हारा a ही रहेगा, b -6 हो जाएगा, और c -6 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब तुमको पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है, अच्छा देखो हमको यहाँ पे एक चीज और ध्यान देनी है, हमको सम की जरूरत पड़, देखो हमको सम लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो हमको यहाँ पे प्रोडक्ट दिया गया है ना, तो हम फिर सम क्यों लें, फालतू हमको सम नहीं लेना है, हमको सीधे प्रोडक्ट ले लेना है। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा होता है c अपॉन ए, ठीक है। अब c की वैल्यू क्या है -6, और एक तुमको a ही दिया है, तो अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा -6 अपॉन ए, और अल्फा और बीटा की वैल्यू तुमको प्रोडक्ट में दी गई है 4, तो 4 इक्वल टू हो जाएगा -6 अपॉन ए। अब तुम क्या करोगे, ए की वैल्यू को इंटरचेंज कर दोगे 4 के साथ, तो यहाँ पे ए हो जाएगा और ये हो जाएगा -6 अपॉन 4। अब इसको क्या कर लोगे, सिंप्लीफाई, तो 2 2 4, 2 3 6, तो ए की वैल्यू आ जाएगी -3/2, ठीक है, ए की वैल्यू आ जाएगी -3/2, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर। और इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको डिवाइड कर देना, तो -1.5 आ जाएगा, ठीक है। कैसा लगा, बढ़िया। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं यार इस चैप्टर में, तुमको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट जो हमने बताया था रिलेशनशिप वाला, बस उसको याद रखना है, और फिर तुम्हारे क्वेश्चंस धीमे धीमे लगते चले जाएंगे, ठीक है। तुमको बस बनाना है क्वेश्चन को, घबराना नहीं है क्वेश्चन देख के कि अरे सर जी ये तो प्रोडक्ट है जीरो का, तो 4 तो फिर क्या करेंगे, घबराना नहीं है, ठीक है। बस जैसे जैसे क्वेश्चन कहता जाए वैसे वैसे हमको करते चलना है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे, कह रहा है इफ बोथ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c आर इक्वल एंड अपोजिट इन साइन, फाइंड द वैल्यू ऑफ b। अरे सर जी ये क्या हो गया, सर जी डर लग रहा है, नहीं घबराना नहीं है, ठीक है, घबराना नहीं है, बिल्कुल इसको आराम से समझना है। तो कह रहा है कि जो हमारे दोनों जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के, उनका जो वैल्यू है वो इक्वल है, लेकिन उनके जो साइन है वो डिफरेंट है, माइनस साइन है, एक की वैल्यू प्लस में है तो दूसरे की वैल्यू माइनस में है। बस सिंपल सी बात है, तुमको इसका मतलब लेट कर लेना है, लेट अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, ठीक है। तो इसका मतलब हमारा जो अल्फा है वो बीटा के इक्वल होगा, क्योंकि कहा है कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, आर इक्वल, बट अपोजिट इन साइन। तो इसका मतलब बस हमको अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा कर देना है, और ये तुम्हारा एक चीज पता चल गई। अब जो तुम करते हो उसको तुमको बस करना है। तुम्हारा क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, जो कि जनरल फॉर्म है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तुमको क्वेश्चन में क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ b निकालना है। तो बस तुमको क्या कर देना है, तुमको सम लगा देना है, सम ऑफ जीरोस जो कि होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, तो देखो
अल्फा की वैल्यू माइनस बी के इक्वल, माइनस बीटा के इक्वल है। तो जहां पे अल्फा है, अच्छा देखो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, तो जहां पे अल्फा है वहां क्या हम लोग माइनस बीटा नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना, क्योंकि अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा दिया गया है। तो माइनस बीटा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बीटा प्लस बीटा कैंसिल हो जाएगा और ये बना लेगा जीरो, ठीक है। तो जीरो इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए। अब इसको क्या करना है, ए को इधर ले जाना मल्टीप्लाई में, माइनस साइन, ठीक है। तो ये जीरो इंटू ए और माइनस साइन को भी ले जाओ तो बी हो जाएगा, और जीरो इंटू माइनस ए जीरो ही हो जाएगा। इसका मतलब ओ, ठीक है, इसका मतलब बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो आ जाएगी। बस सिंपल सी चीज है यार, तुमको क्वेश्चन देके घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अगर क्वेश्चन देके घबरा गए ना तो तुम समझो वहीं पे अपना सारा कॉन्फिडेंस खो जाओगे। और हैं छोटे छोटे क्वेश्चन ही, बस तुमको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वे में लिख देते हैं कि इक्वल भी है अपोजिट भी है साइन में, तो तुमको लगेगा अरे सर जी ये कैसे निकालेंगे। बस सिंपल से तुमको जो कहे उसको समझना है और वहां पे पुट करा देना है, तो बस तुम्हारी बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? जीरो। और यही हमको क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। बढ़िया लगा क्वेश्चन, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। अब हमको यहां पे, ठीक है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर। अरे सर जी, फिर सर जी आपने डिफिकल्ट, बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल आराम से, ठीक है। देखो अब यहां पे पहले हमको क्या करना है, कह रहा है कि जो अल्फा और बीटा है वो जीरोस हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 1, इसका मतलब एक अल्फा इसका जीरो है और एक दूसरा बीटा इसका जीरो है। क्लियर? ठीक है। अब आ जाओ इस पे जो तुमको दिया गया है। ठीक है, ठीक है, रुक जाओ, एक कलर ले लेते हैं यार थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, अब इस पे आ जाओ जो कि तुमको दिया गया है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसको क्या सिंप्लीफाई कर सकते हो? कर सकते हो ना, कर लो। तो इसमें अगर सिंप्लीफाई करोगे तो तुम क्या कर सकते हो, यहां पे कॉमन ले सकते हो। देखो यहां पर भी अल्फा है, यहां पर भी अल्फा है, यहां पर भी बीटा है, यहां पर भी बीटा है, तो एक अल्फा और बीटा को कॉमन ले लो। तो अल्फा और बीटा को एक कॉमन ले लिए तो बीटा निकल गया, यहां पे दो अल्फा थे तो एक अल्फा बचा, प्लस यहां से अल्फा तुमने ले लिया तो यहां दो बीटा थे तो यहां एक बीटा बचा, और इसको तुमने कर लिया सिंप्लीफाई। अब अगर तुमने सिंप्लीफाई कर लिया तब तो तुम्हारा सब कुछ क्लियर हो गया। अब तो तुमको सामने से ही दिख रहा होगा कि तुमको करना क्या है। अरे तुमको जो ये इक्वेशन दी है इसमें इनका अल्फा प्लस बीटा मतलब इनका जो सम होगा, पहले कोफिशिएंट लिख लो, गलती मत करना, कोफिशिएंट जरूर लिख लेना अलग से। ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो इनका जो जी सम आएगा जीरोस का वो होगा -b अपॉन ए, जो कि हो जाएगा माइनस, और b की भी वैल्यू माइनस में है और a तुम्हारा 4 दिया है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/4। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा जो कि होता है c अपॉन ए। अब अल्फा और c -1 और a 4 तो हो जाएगा -1/4। क्लियर? अब तुमको बस क्या करना है, जहां पे तुमको अल्फा प्लस बीटा दिया है, जहां पे भी तुमको अल्फा प्लस बीटा दिया है, ठीक है, वहां पे तुमको क्या कर देना है, वैल्यूज पुट करा देना है। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू -1/4 इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4, तो -5 और 4 4 जा 16, और यही हो जाएगा फाइनल तुम्हारा आंसर। क्लियर? कहीं से भी डिफिकल्ट था? बस तुमको डराने के लिए इन्होंने अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा ये सब लिख दिया, और यहीं पे तुम लोग अपना कॉन्फिडेंस खो देते हो। कॉन्फिडेंस खोना नहीं है, लड़के बिल्कुल झगड़ के इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, तबाह कर देना है, ठीक है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि बढ़िया क्वेश्चन होगा। यस, बढ़िया क्वेश्चन। तो इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ की। फिर वही चीज तुमसे बोल दिया गया कि तुमको मान लो ये क्या दिया गया है, तुमको दिया गया है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर -8kx -9। अब इसमें क्या होंगे, दो जीरोस हैं, एक है अल्फा और एक है बीटा। बस इन्होंने ये बोल दिया कि इनके जो जीरोस हैं वो
मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट साइन में अपोजिट है, जैसे हमने पिछला क्वेश्चन देखा। तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस बीटा। ठीक है, क्लियर। अब यहां पे हमको कोफिशिएंट की वैल्यूज लिख लेनी है, तो a इक्वल टू 4, b इक्वल टू -8 और c इक्वल टू -9। ठीक है, ठीक है। सॉरी, अब देखो एक चीज यहां पे देखो कंफ्यूजन हुई ना, हमने सिर्फ -8 लिया, लेकिन यहाँ पे x के साथ k भी है, k को भी लिखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे k को भी लिख दो, तो k हो जाएगा। अब हमको क्या कर देना है, अब हमको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k निकालने के लिए। तो चलो भाई वैल्यू ऑफ k निकालते हैं। तो देखो हमको पता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल टू होता है -b/a। ठीक है सर जी। अब अगर हम लोग अल्फा की वैल्यू हमको -b के इक्वल दी गई है, ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा अल्फा है वहां पे हमको माइनस बीटा पुट करा देना है और यहाँ पे प्लस b हो जाएगा। ठीक है, फिर -b और -8k, ठीक है, -8k b की वैल्यू अपॉन a की वैल्यू 4। अब ये बताओ -b प्लस b क्या बना लेगा, 0। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8k अपॉन 4 बना लेगा, 4 को काटोगे 2 हो जाएगा और यहां पे आ जाएगा 2k इक्वल टू 0। 2 को भेजोगे 0 के नीचे तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करने पे 0, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ भी था इस क्वेश्चन में, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन था। ठीक है, मतलब बस छोटा सा क्वेश्चन दिया और निकल गया। ठीक है, लिखने में बहुत बड़ा तुमको दिखाया कि ये है, लेकिन है बहुत छोटा सा क्वेश्चन। बस सिंपल क्वेश्चन है यार। इसी तरह हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अपना, जो कि कह रहा है इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² - 8x + 2k + 1 इज 7 टाइम्स द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, डरना नहीं है, करते रहना है। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब है कि एक जो पॉलिनोमियल है 0, ठीक है, वो 7 टाइम है दूसरे के। तो पहले इक्वेशन लिख लो, 3x² - 8x + 2k + 1। ठीक है, इसको चाहो तो ब्रैकेट में लिख लो, तब तुमको क्लियर समझ में आएगा कि ये पूरा c है, ये पूरा क्या है, c है। अब इनके कोफिशिएंट की वैल्यूज लिख लो, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा, b इक्वल टू -8a हो जाएगा और c इक्वल टू हो जाएगा 2k + 1 हो जाएगा। अब हमको क्या बोला गया है, देखो अब यहाँ पे एक लाइन खींच लो, अब जो बोला है उसको भी कर लो। बोला गया है कि जो एक जीरो है पॉलिनोमियल वो दूसरे का 7 टाइम्स है। तो मान लो यहाँ पे अल्फा और बीटा हम लोग लेट करते हैं जीरोस, तो अल्फा इक्वल टू 7 टाइम्स है बीटा के, बस एक जीरो दूसरे वाले जीरो का 7 टाइम्स है, तो अल्फा इक्वल टू 7 टाइम्स बी हो गया, बीटा हो गया। अब क्या करोगे, अब तुमको यहाँ पे सिंपल सा क्या कर लेना है, ठीक है, ठीक है, देखो सम लगा देना है, सम ऑफ जीरोस लगा दो। तो यहां पे पहले सम ऑफ जीरो करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a होता है, तुमको पता है। तो माइनस, और ये भी माइनस, b की भी वैल्यू माइनस में है, हमने बताया था, ध्यान देना। और a जो कि हमको 3 दिया है, तो इसको करोगे तो हो जाएगा +8/3, माइनस माइनस +8/3। अब यहां पे अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू तुम्हारा आ गया 8/3। ठीक है, अब थोड़ा अल्फा हमको 7 टाइम्स बीटा दिया है, तो अल्फा की जगह हम लोग लिख लेंगे 7 टाइम्स बीटा प्लस बीटा इक्वल टू 8/3। अब ये बना लेगा 8 बीटा इक्वल टू 8/3। देखें तुमको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ठीक है, अब तुमको क्या कर लेना है, 8 से 8 को काट लेना है, तो हो जाएगा 1। तो इसका मतलब बीटा इक्वल टू हो जाएगा 1/3। बीटा की वैल्यू आ गई 1/3। हमको एक जीरो पता चल गया, हमको दूसरा भी निकाल लेना है। तो बस हमको जहां पे ये अल्फा इक्वल टू 7 टाइम्स बीटा दिया गया था, बस यहीं पे पुट करा देना है बीटा की वैल्यू। तो ये 7 इंटू 1/3 करोगे तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 7/3 आ जाएगी। ठीक है, आ गई ना 7/3। तो तुमको दोनों वैल्यूज पता चल गई जीरोस की। तुमको निकालना क्या था, के की वैल्यू। अब हमारा क्या बचा है, सम तो हमने कर लिया है, अब हमारा प्रोडक्ट बचा है, तो प्रोडक्ट निकाल लो। तो प्रोडक्ट होता है अल्फा, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A।
ठीक है। अब यहां पे अल्फा इंटू बीटा, सी तुम्हारा क्या है, सी ये 2k+1, 2k+1 अपॉन ए कितना है 3 है। ठीक है, अब तुमने अल्फा की वैल्यू निकाल ली है 7/3 इंटू बीटा की वैल्यू निकाल ली है 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 2k+1/3। अब इसको करोगे तो ये हो जाएगा 7/9 इक्वल टू 2k+1/3। देखें तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? ठीक है, थोड़ा इधर बैठ जाते हैं। अब देखो, अब दिख रहा है ना, अब दिख रहा है ना? ठीक है, तो अब ये हो गया 7/9। अब एक काम करते हैं, इसको हम लोग दूसरी स्लाइड में लिख लेते हैं यार, क्योंकि तुमको प्रॉब्लम होगी देखने में। तो देख लो पहले क्या लिखा हुआ, 7/9 इक्वल टू 2k+3, 7/9 इक्वल टू 2k+1/3। अब तुमको बस क्या करा देना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा देना है। तो ये 7 इंटू 3 हो जाएगा इक्वल टू ये तुम्हारा 9 ब्रैकेट के अंदर 2k+1 हो जाएगा। 7 3 21। ठीक है, अब ये 9, अब चाहे यहीं से काट लो। ठीक है, तो यहां पे 9 3 ठीक है, थोड़ा यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो यार, हम चाहते हैं यहीं पे सिंप्लीफाई कर लो। तो यहां से यहां काट लो, 3 3 9, तो ये 7 बचेगा, ये अंदर जाएगा, 3 2 6k प्लस 3 हो जाएगा। इसको यहां भेजो, 7 - 3 इक्वल टू 6k, 7 में से 3 जाएगा 4 हो जाएगा इक्वल टू 6k। इसको इधर ट्रांसफर कर दो तो 4/6 हो जाएगा इक्वल टू k। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो तो 2 2 4, 2 3 6, तो k की वैल्यू आ गई 2/3 और यही तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यही तुम्हारा हो जाएगा फाइनल आंसर। तो अब तुमने जान लिया, ऐसे हम लोग करते हैं छोटी छोटी चीजें। बस तुमको क्या करना है, एक स्टेप दूसरे स्टेप में फॉलो करते चलना है, जो कहता जा रहा है बस उसको क्या कर लेना है, लगाते जाना है। तो यहां पे पहले हमने क्या किया, सम लगाया। हमको यहाँ पे 7 टाइम दिया गया था, एक जीरो दूसरे के, तो बस हमने जहां पे अल्फा था वहां पे 7 टाइम बीटा कर दिया, 8 बीटा बना लिया। वैल्यू कैंसिल की, 1/3 आ गई बीटा की वैल्यू। इसी बीटा की वैल्यू को यहां पुट करा दिया तो अल्फा की वैल्यू आ गई। अब फिर हमने उसको प्रोडक्ट में रख दिया, हमारा वहां से k की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो k की वैल्यू आ गई 2/3। चलो, तो मतलब ऐसे क्वेश्चन अब तो यार आई होप तुम लगा लोगे। सारे जितने टाइप के क्वेश्चन है मैंने तुमको इसमें करा दिया है। ठीक है, अब बस एक टाइप और बाकी है हमारा, जो कि है हमारा फाइंडिंग पॉलिनोमियल बाय यूजिंग जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। है ये सर जी क्या है? अरे भैया ये क्या है, फाइंडिंग पॉलिनोमियल बाय यूजिंग जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हाँ, अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हमको क्या मिल रहा था, हमको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया जा रहा था, हमको जीरो निकालना पड़ रहा था। अब क्या करना है कि अब हमको जीरो दिया रहेगा तो तुमको पॉलिनोमियल बनाना है। अब तुमको जीरो दिया होगा तो क्या बनाना है, पॉलिनोमियल बनाना है। तो कैसे बनाओगे, तो कैसे बनाओगे, तो बस एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसको तुम समझ लो, जो कि है तुम्हारा k इक्वल टू ब्रैकेट में, ठीक है, तुम्हारा हो जाएगा k इक्वल टू ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम। ये सम किन चीजों का, इनके जीरोस का सम, इन दोनों मतलब जो जीरोस आएंगे पॉलिनोमियल के उनका सम यहां पे तुमको पुट करा देना है, फिर इंटू एक्स प्लस उन दोनों जीरोस का प्रोडक्ट, वो भी तुमको यहां पुट करा देना है बस। और यहां पे तुमको एक चीज याद रखनी है, जो कि k की वैल्यू होनी चाहिए वो नॉन जीरो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जीरो हो जाएगा तो पूरा ये तुम्हारा पॉलिनोमियल खत्म हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे, इसलिए यहां पे k की वैल्यू नॉन जीरो होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 इंफिनाइट तक, बस जीरो नहीं होना चाहिए। अब बोलोगे अरे सर जी ये फॉर्मूला तो समझ में, चलिए हम रट लेंगे, लेकिन रटना नहीं है, इसको समझना है। रट लेंगे लेकिन हम करेंगे कैसे ये तो बताइए। तो मान लो अगर तुमको कोई भी दो जीरोस दिए, एक मान लो 2 दिया है और एक तुमको 5 दिया है, तो अब ये दो जीरो तुमको दे दिए हैं, अब तुमको इसकी हेल्प से पॉलिनोमियल को बनाना है। तो कैसे बनाओगे, अभी हमने बताया, पहले कर लोगे उनका सम, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब कि 5 + 2 बना लेगा 7, फिर उनका कर लोगे प्रोडक्ट जो कि हो जाएगा 5 × 2 10। अब इनकी वैल्यूज को पुट करा देना है इसमें फॉर्मूले में, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 + 2 7, तो यहां पे सम लिखा है ना तो 7, फिर उसके बाद x लगा देना है, प्लस
प्रोडक्ट कितना दिया गया है 10, तो 10 लिख देना है। क्लियर? तो अब तुमको यहां पे समझ में आ गया, ठीक है ये चीज। अब तुमको k की वैल्यू क्या रखनी है, तो k की वैल्यू हमको रखनी होगी 1, ठीक है 1 रख लो, 2 रख लो, 3 रख लो। तो यहां पे k की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो 1 इंटू पूरे एक्सप्रेशन में मल्टीप्लाई कराओगे तो यही आ जाएगा, मल्टीप्लाई होने पे एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ठीक है। अब बोलोगे सर जी ये फिर k दिया ही क्यों गया है, इसकी जगह हमको सिर्फ 1 ही दे दिया जाता। इसका भी एक क्या है कॉन्सेप्ट है, क्या है सुनो। यहां पे कहने का मतलब यह है कि ये दोनों जीरोस से तुम्हारे बहुत सारे पॉलिनोमियल बन सकते हैं। इन दोनों जीरोस की हेल्प से बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं। क्या? हाँ, अगर तुमने k की वैल्यू अगर मान लो 2 रख दी होती, तो अगर 2 को मल्टीप्लाई कराओगे तो ये बना लेगा 2x स्क्वायर माइनस 7 टू 14x प्लस का 10। ये भी एक तुम्हारा पॉलिनोमियल है जो कि इनको फैक्टराइज करने पे कितना आएगा, इनके जीरोस की वैल्यू 2 और 5 ही आएगी, 2 और 5 ही आएगी। इसी तरह तुम 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, मान लो अगर 3x स्क्वायर बना लेगा माइनस 7 3 21x बना लेगा और प्लस 30 बना लेगा। ये भी एक पॉलिनोमियल है जो कि हमेशा जीरोस क्या देगा, 2 और 5 देगा। इसका मतलब तुमने क्या सीखा, इसका मतलब क्या सीखा, इसका मतलब सर जी कि अगर k की वैल्यू हम लोग चेंज करते जाएंगे तो हमको बहुत सारे पॉलिनोमियल्स मिलते जाएंगे, लेकिन हमेशा उनका जो जीरोस आएगा वो वही आएगा जो हमको क्वेश्चन में दिया होगा, ठीक है बनाने के लिए। तो यहां पे एक चीज समझ लो कि हमारे पास 2 जीरोस हैं, उन 2 जीरोस की हेल्प से हम लोग इनफिनाइट पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं, इनफिनाइट पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। 2 जीरोस की हेल्प से हम लोग इनफिनाइट पॉलिनोमियल्स बना सकते हैं। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है कि तुम्हारे 2 जीरोस की हेल्प से कितने पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं, तो इनफिनाइट पॉलिनोमियल्स बन सकते हैं, ठीक है। कोई क्लियर डाउट? ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर। बस यही है तुम्हारा इस का कॉन्सेप्ट, इस फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो चलतो अब हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं, थोड़ा चलतो बोल दिया, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं जल्दबाजी में। अब देखो क्वेश्चन हमको दिया गया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 and 2। अरे सर जी हमको यहाँ पे सम दिया गया है, ठीक है, और प्रोडक्ट दिया गया है होंगे जीरोस का -3 and 2, ठीक है। तो फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस, ठीक है, आर -3 and 2। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, जो कि सम मान लो, यहां लिख लो दूसरे कलर से सम, ठीक है। जो सम है पॉलिनोमियल का वो तुमको -3 दिया गया है और उनके जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो तुमको दे दिया गया है 2, ठीक है, ठीक है। अब तुमको क्या करना है, अब तुमको एक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, बनाना है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हम जैसे बताया तुम्हारा फॉर्मूला है, क्या है फॉर्मूला, वो है फॉर्मूला तुम्हारा के ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है, सम एक्स और प्लस का प्रोडक्ट। तुमको बस इसकी वैल्यू यहां पे पुट करा देनी है। तो यहां पे पुट कराओगे तो के को सेम एज इट इज रहने दो, एक्स स्क्वायर, ठीक है, वो सेम ऐसे ही रहेगा, माइनस सम, अब सम हमारा क्या दिया गया -3, तो ब्रैकेट में -3 और एक्स लिख लो, प्लस प्रोडक्ट क्या दिया गया है 2। अब ये चीज यहां पे कंफ्यूजन मत करना, देखो ये भी माइनस ये भी माइनस, मतलब ये गलती मत करना कि जल्दबाजी में तुमने 3 को माइनस ही लिख दिया सिर्फ। अब यहां पे के इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस बना लेगा तो प्लस का 3x और प्लस का 2। अब k की वैल्यू तुम क्या ले लो, 1 ले लो, ठीक है। तो 1 लोगे तो 1 से मल्टीप्लाई कराओगे इस पूरे एक्सप्रेशन को, तो ये बना लेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है, ठीक है। तो ये तुम्हारा आ जाएगा पॉलिनोमियल जिसके जीरोस क्या होंगे, जिसके जीरोस का सम -3 होगा और उनके प्रोडक्ट कितना आएगा, उनके जीरोस का 2 आएगा। ये तुम्हारा बन गया पॉलिनोमियल और यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो समझ में आया, छोटा सा क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हमारा इफ अल्फा एंड बीटा, ठीक है, कह रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल,
6xy square minus 7y plus 2. Find the quadratic polynomial whose zeros are 1 by alpha and 1 by beta. तो अब तुमको यहां पे बोला गया है कि दो तुम्हारे जीरोस हैं पॉलिनोमियल के और उनके दूसरा, देखो दूसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन में। देखो पहले हमको क्या करना है, एक काम करो, तुमको हम बताते हैं, इतना पहले भूल जाओ, ठीक है, रुक जाओ, हम तुमको ये नहीं दिखाएंगे। बोलोगे क्यों नहीं सर जी? देखो बताएंगे, ये तुम इसको मत देखो, ठीक है, इतना मत देखो, इसको बाद में देखा जाएगा, पहले अब इतना समझो। तुमको यहां पे बोल रहा है इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, तो इसका मतलब ये तुम्हारा एक पॉलिनोमियल है 6y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2, ठीक है, इनका अल्फा एंड बीटा जीरोस हैं। तो अब पहले इनके कोफिशिएंट की वैल्यूज लिख लो, a की वैल्यू 6, b की वैल्यू -7, c की वैल्यू 2 हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। अब तुमको बस क्या कर देना है, अब यहां पे सम निकाल लेना है पहले इनके जीरोस का। तो हमको पता है अल्फा और बीटा में दिया गया है इनके जीरोस, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहां पे हमको कर देना है माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बी की वैल्यू, एक पहले माइनस साइन लगाया कोफिशिएंट का, और एक बी की वैल्यू का माइनस साइन है अपॉन ए 6, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, तो हो जाएगा 7/6, और एक हो जाएगा अल्फा और बीटा, ठीक है, जो कि प्रोडक्ट है हमारा, इसको लिख लो प्रोडक्ट, प्रोडक्ट c अपॉन ए, और c तुम्हारा है 2 और a है तुम्हारा 6, सिंप्लीफाई करोगे आ जाएगा 1/3, ठीक है। तो तुमको अल्फा प्लस बीटा मिल गया 7/6 और तुमको प्रोडक्ट मिल गया अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब बोलोगे सर जी इसका यूज क्या होगा, इसका यूज क्या होगा? देखो थोड़ा इसको इरेज कर देना जिससे क्लियर में तुमको समझ में आए, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, ये इसको पहले एक हाईलाइट कर दें तुमको दिक्कत ना आए, ये ठीक है, ये ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा 7/6, अल्फा इंटू बीटा 1/3। अब बोलोगे सर जी ये क्या है, इससे हमारा क्या मतलब? अब तुमको चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट वाले क्वेश्चन में, ठीक है, जिसको मैंने छुपा दिया था, इसको करते हैं कट, और ये आ गया तुम्हारा क्या, नेक्स्ट पार्ट। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट में हम लोग। तो नेक्स्ट पार्ट में तुमको, ठीक है, ये दिया है कि कह रहा है इफ फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर 1 बाई बीटा एंड 1 बाई अल्फा। तो अब तुमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोस 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा दिया है। ओके सर, कुछ समझ में आ गया, ठीक है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन था। अब देखो दोनों को कैसा रिलेशन बनेगा वो तुमको अभी हम बाद में बताएंगे। तो इसका मतलब हमको एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है जिनके जीरोस 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा दिया है। तो मान लो यहां पे जो इसका एक क्या होगा, जीरो होगा, वो हो जाएगा 1 बाई अल्फा, एक्स मान लो उसको डोनेट कर लो, और वाई मान लो 1 बाई बीटा हो जाएगा, हो जाएगा। अब इसका अगर सम निकालोगे, इनके जीरोस का क्या करोगे, सम निकालोगे, तो सम इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा। अब वैल्यूज जो है इनकी, ठीक है, एक मिनट, एक्स प्लस वाई होता है, ठीक है, क्योंकि अल्फा और बीटा नहीं ले रहे हैं हम, या तो सिर्फ सम लिखो यार, तुम कंफ्यूज मत हो, तुम सिर्फ सम लिखो, ठीक है। तो इन दोनों जीरोस को हम लोग क्या करा देंगे, ऐड करा देंगे, तो 1 प्लस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। अब यहां पे क्या ले लोगे, एलसीएम, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा अपॉन में अल्फा इंटू बीटा। अब बोलोगे सर जी इससे होगा क्या, तो अब तुमको आ जाना है यहां पे, ये क्यों तुमको दिया गया था ये वाला पार्ट, यहां से तुमको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता चल चुकी है, जो कि है 7/6, रख दोगे अल्फा प्लस बीटा की जगह पे, अपॉन में अल्फा इंटू बीटा दे दिया गया है 1/3, इसलिए तुमको ये वाला पार्ट दिया गया था क्वेश्चन का, ठीक है, ये वाला पार्ट दिया गया था क्वेश्चन का, जिससे तुमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पता चल सके। तो अब यहां पे इसको तुमको कर देना है क्या, रेसिप्रोकल, ठीक है। तो ये 1/3 ऊपर आएगा उठ के, तो हो जाएगा मल्टीप्लाई में 3/1, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो सम आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है, सम आ जाएगा तुम्हारा 7/2 आ जाएगा, 7/2, ठीक है।
और अब प्रोडक्ट की बारी है। तो प्रोडक्ट हमको पता है 1/अल्फा, ठीक है, या तो हम x इंटू वाई कर देते हैं तुम्हारे लिए। मतलब देखो हम ये x और y इसलिए डोनेट किए थे क्योंकि अल्फा बीटा हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि ये खुद इनकी वैल्यू अल्फा और बीटा में दी गई थी, इसलिए हमने उसको x लेट कर लिया था। नहीं तो ऐसे तो हम लोग अल्फा और बीटा ही लेट करते हैं जीरोस को, ठीक है। तो इसलिए हमने तुमको, अब तो तुम जान चुके हो प्रोडक्ट करना है तो x इंटू वाई करना, मतलब ये हमने दोनों जीरोस माना है x और y, इनकी जो वैल्यूज दी गई उनका प्रोडक्ट कर देना है। तो 1/अल्फा इंटू 1/बीटा, तो ये हो जाएगा इक्वल में 1/अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। अब 1/अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी दी गई है 1/3, तो यहां पे 1/3, ये ऊपर जाएगा तो बना लेगा 3, तो इसका मतलब आ जाएगा क्या 1/3, 1/अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू, ठीक है। अब तुमको ये पता चल गया सम और प्रोडक्ट जो कि है 3 और यहां पे सम है 7/2, ठीक है। अब एक नई स्लाइड ले लेते हैं, एक नई स्लाइड ले लेते हैं। तुमको सम पता चल चुका है, ठीक है। ध्यान से समझना यार, ध्यान से, बिल्कुल बड़े ध्यान से, कहीं पे भी स्किप नहीं करना है। देखो यहां पे हमने क्या निकाल लिया, एक मिनट इसको रेस करते हैं। यहां पे हमने कर लिया सम निकाल लिया, ठीक है। जिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हमको बनाना था और उनके जीरोस दिए गए थे, तो उनके जीरोस का हमने सम निकाल लिया जो कि है 7/2। तो लिख लो यहां पे 7/2। फिर हमको प्रोडक्ट दिया गया है, बड़े ध्यान से देखना है, ये लास्ट क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क्स में पूछा जाएगा, 3 या 4 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बड़े अच्छे समझना है, ठीक है। एक यही क्वेश्चन है जो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है तुम लोग के लिए, बाकी इस चैप्टर में सब क्या कैसे क्वेश्चन थे, बकवास, ठीक है। अब प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमने भी निकाल लिया। प्रोडक्ट कितना दिया गया था, यहां पे 3 दिया गया था, ठीक है। प्रोडक्ट हमको कितना दिया गया है 3 दिया गया है, तो यहां पे हमको प्रोडक्ट 3 दिया है। अब हमको इनकी हेल्प से, देखो हमको सम भी पता चल गया है, प्रोडक्ट भी पता चल गया है। अब इनकी हेल्प से हमको क्या बना देना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो कि तुम्हारे लिए अब हो जाएगा इजी बिल्कुल। तो बस हमको क्या पता है, फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला हमको पता है जो कि होता है k मल्टीप्लाई में x² माइनस सम, ठीक है, और प्लस का प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है। तो अब हमको यहां पे वैल्यूज को पुट करा देना है, ठीक है। तो यहां पे वैल्यूज को पुट कराओगे तो ये हो जाएगा k इक्वल टू x² को सेम एज इट इज लिखे रहने दोगे। अब जहां पे सम है, देखो बड़े ध्यान से सुनो, सोना नहीं है, कहीं पलक नहीं झपकाना है, यहां देखना है, यहां पे, ठीक है, यहां पे। तो यहां पे जो सम दिया है, तो सम कितना है 7/2, तो 7/2 x प्लस प्रोडक्ट कितना दिया गया है 3, तो 3। अब बोलोगे सर जी ये तो फ्रैक्शन में आ रहा है, ये कुछ समझ में नहीं आ रही है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे, ये जो k की वैल्यू दी गई है, अब यही तुम्हारी काम आएगी यहाँ पे कि क्यों हम लोग k की वैल्यू ले रहे हैं, जिससे कि हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसके जनरल फॉर्म में बना सके, जिससे हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को उसको जनरल फॉर्म में बना सके, इसलिए हमको यहाँ पे k दिया रहता है। अब k में तुम ऐसा मल्टीप्लाई करो इस पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कि ये जो 7/2 वाला फ्रैक्शन है ये कट जाए और ये होल नंबर में आ जाए, ठीक है, फ्रैक्शन में ना आए। तो अब k में हम लोग क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हमको बस एक चीज देखनी है, ये फ्रैक्शन के नीचे क्या दिया गया है 2, इसी को हमको हटाना है, तो इसका मतलब हमको किससे मल्टीप्लाई कर देना है 2 से। इसका मतलब k की वैल्यू क्या लेंगे 2 लेंगे, तो बस अब तुम समझ गए। तो k की वैल्यू को हमको 2 ले लेना है और 2 इंटू इस पूरे पॉलिनोमियल में मल्टीप्लाई करा देना है। तो जब 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो 2x² बना लेगा, ब्रैकेट अंदर जाएगा, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2 इंटू 7/2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, x हो जाएगा, और ये 2 फिर 3 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 इंटू 3 6 बना लेगा। इसका मतलब सर जी हमारा जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा वो आएगा 2x² माइनस 7x प्लस का 6। अब ये हमारा जनरल फॉर्म में आ चुका है और यही अब हमारा हो जाएगा फाइनल आंसर। बढ़िया क्वेश्चन, मस्त क्वेश्चन, नंबर 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो मतलब ये क्वेश्चन तुमको बिल्कुल समझ में आया होगा, एक एक चीज तुमको समझ में आई होगी कि कैसे करना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, ठीक है, इसको लिख लो क्योंकि ये पूछा ही जाएगा, तुम्हारे पेपर में ये पूछा ही जाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ही जाना है ये तुम्हारा क्वेश्चन, ठीक है, पेपर में।
तो बस तुमको ये चीज समझ लेनी है। सारे टाइप के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में कवर किए हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग का ड्यूरेशन कितना हो गया वीडियो का, जो कि हम लोग का हो गया है 1 घंटा 40 मिनट। ठीक है, बढ़ चुके हैं हम लोग। तो पूरी इस वीडियो में अगर तुमने चैप्टर को अच्छे से समझा, ठीक है, हर एक चीज तुमने वीडियो में स्किप नहीं की और तुमने लास्ट एंड तक देखा होगा, तो मेरी गारंटी है यार तुमको कुछ ना कुछ क्या तुमको पूरा समझ में आया होगा इस वीडियो में जो भी पढ़ाया गया, और तुम्हारा जो ये चैप्टर है इसका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो तुमको मजा आई होगी इस वीडियो में। ठीक है, तो अब हम लोग देखो यार, और भी टाइप्स के क्वेश्चंस नहीं है, बस ये जो तुम्हारे टाइप्स थे यही थे मेन टाइप्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से रिलेटेड। तो अब हम उसमें क्या कर देते, सेम टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे ले लेते, तो तुमको क्या होता, तुमको और भी अच्छा लगता, बोलते हाँ सर जी ये तो बहुत सारे आपने क्वेश्चन कराया। लेकिन यहां पे हमने वीडियो को छोटा इसलिए रखा कि जिससे तुम एक बार में शॉर्ट रिविजन कर लो, एक बार में तुम समझ लो चीजों को कि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप के ऐसे किए जाते हैं। ठीक है, बाकी तुम प्रैक्टिस क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अपने लगाते रहना, जिससे तुम्हारा और कॉन्फिडेंस बूस्ट होता जाएगा। ठीक है, और हम लोग इसके बाद फिर रैपिड रिवीजन वाली भी सीरीज लेके आएंगे, जिसमें हम लोग पूरा रिवीजन करेंगे। ठीक है, जल्दी से जल्दी, जिससे तुम्हारा जब पेपर हो तो उसके पहले तुम बस वो वीडियो देख के चले जाओ और तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो यार यहीं से वीडियो को हम लोग एंड करते हैं। हमारे थैंक यू वाले भैया आ चुके हैं तुमको थैंक यू कहने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जो कि हमारे बस 2 चैप्टर और बाकी हैं, रियल नंबर और स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये भी चैप्टर बहुत जल्दी हम लोग कवर करेंगे और इनकी वीडियोस जल्दी आएंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय गुड नाइट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।